भारत ने किया ऑपरेशन सिंदूर। शुरुआत आतंकवादियों ने की, खात्मा हमने किया। आतंकियों के लिए हम काल हैं, नाम है इंडियन आर्मी, और अब ये उन्हें हमेशा के लिए याद रहेगा। 22 अप्रैल 2025 को बैसरन घाटी के अंदर कायराना आतंकी हमला हुआ। पाकिस्तानी आतंकियों ने ये कायराना हरकत की और 26 मासूमों को मौत के घाट उतारा। भारत ने किया ऑपरेशन सिंदूर, लेकिन हम इस समय मौजूद हैं उन शूरवीरों के साथ जिन्होंने ऑपरेशन महादेव को अंजाम दिया। और ये है भारत का असली जवाब, ऑपरेशन महादेव, जिसमें इन तीनों पाकिस्तानी आतंकियों को मौत के घाट उतारा। इंडिया टीवी पर पहली बार मिलिए देश के उन शूरवीरों से और हमें इन पर गर्व है। 22 अप्रैल 2025 पाकिस्तानी आतंकियों ने कायराना हरकत को अंजाम बैसरन घाटी में दिया। उसके बाद 6 मई को ऑपरेशन सिंदूर हुआ। पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, लेकिन चुनौती इस बात की थी कि तीनों आतंकियों का जल्द से जल्द सफाया किया जाए। वो आतंकी जिन्होंने 26 मासूमों की जान ली थी बैसरन घाटी पर। इंडिया टीवी आज आपको देश के उन वीरों से मिलवा रहा है जिन्होंने ऑपरेशन महादेव को अंजाम दिया। आप ये समझ लीजिए, पहलगांव आतंकी हमले का बदला लिया। मेरे ठीक पीछे यहां पर ये पूरी महादेव रिज है। एक तरफ ये रिज दिखती आसान है, लेकिन इस पर चढ़ना, इस पर सस्टेन करना, दिन और रात आतंकियों को ढूंढना बेहद मुश्किल था। कुल मिला के 250 किलोमीटर का ये पूरा का पूरा एरिया कश्मीर के अलग अलग जगहों पर जब इसके लिए सर्च जारी था, तीनों आतंकियों को ढूंढना था। कई बार दिमाग में यह आया कहीं आतंकी निकल तो नहीं गए या छुपकर भाग तो नहीं गए, लेकिन देश के इन वीरों का यह हौसला था जिन्होंने मजबूती के साथ विषम परिस्थितियों में सर्च शुरू किया। ऑपरेशन महादेव के मेन हीरो जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को लीड किया, 2IC राष्ट्रीय राइफल की यूनिट के, जिन पर जिम्मा था कि इन पहाड़ियों के ऊपर छुपे हुए गुफाओं के अंदर या फिर ट्रैक के अंदर, जंगलों के अंदर जंगली जानवरों के बावजूद उन आतंकियों के उनके हाल तक पहुंचाना। सर, इंडिया टीवी से बात करने के लिए धन्यवाद। पहली बात, 1 साल होने वाला है और इस 1 साल में देश पूरा आपकी तरफ देख रहा है, एक बहुत बड़ा दिन। लेकिन मैं शुरुआत 22 अप्रैल 2025 से करता हूँ। क्या मोमेंट था जब आपने ये सुना कि आतंकियों ने हमारे अपने लोगों की निर्मम हत्या की? देखिए, जैसे ही हम सब ने भी न्यूज़ के माध्यम से ही जैसे हमें ये पता चला कि 22 अप्रैल के दिन बैसरन में एक टेररिस्ट अटैक हो गया है, तो उसके बाद सोच हमारी बिल्कुल स्पष्ट थी कि ये सिर्फ़ एक आतंकी हमला नहीं है, बल्कि हमारे निर्दोष सिविलियंस पर एक कायराना अटैक है। तुरंत ध्यान हमारा सिचुएशन को असेस करने में, फैक्ट्स को असरटेन करने में और एक रिस्पॉन्स फ्रेमवर्क को तैयार करने में लग गया, और जो कि हमने, मैं कहना चाहूँगा कि बखूबी उसको अंजाम भी दिया 28 जुलाई 2025 को इन तीनों आतंकियों को मौत के घाट उतार के। ये रिज है जी। थोड़ा इस रिज के बारे में बताइए, कितना चुनौतीपूर्ण है? देखने में तो आसान लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे आदमी घूमने जाता है तो उसकी पहाड़ियाँ दिखती हैं, उस तरीके की पहाड़ियाँ। देखिए, आप सामने देख सकते हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़, अभी बादलों से घिरे हुए हैं, जो बर्फ़ से लदी चोटियाँ। इनमें से एक महादेव टॉप भी है, जिसके नाम पे ही इस पूरी रिज का नाम रखा गया है। अभी आपको देखने से लगेगा कि ये नॉर्मल पहाड़ हैं, ऊपर तक गांव हैं, परंतु इसमें बहुत सारे टेरेन फीचर्स हैं। आप देखेंगे कहीं पे नाले हैं, कहीं पे ज़मीन ऊबड़ खाबड़ है, कहीं पे हमें कवर नहीं मिल रहा है, पेड़ ख़त्म हो जा रहे हैं एक लेवल पर जाके, और ऊपर बर्फ़ है। ठीक, तो ये सब चीज़ें, उसके बाद उस दौरान मौसम इंक्लेमेंट वेदर था, कभी बारिश हो रही थी, कभी 3-3 दिन बारिश हो रही थी। तो ये क्या हो रहा था, ये सब चीज़ों का असर हमारी प्लानिंग पर पड़ सकता था, परंतु हमने जब अपनी प्लानिंग करी तो हमने इस भूभाग को, इस टेरेन को ध्यान में रख कर करी, ताकि ये टेरेन हमारे लिए इस ऑपरेशन में कोई अड़चन न बने, बल्कि हमारे लिए लाभदायक सिद्ध हो,
ताकि हम इसका इस्तेमाल करके अगर इसमें मिलिटेंट है तो उसको मार गिराएं। सो टेररिस्टों को ढूंढने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी, क्योंकि ऑपरेशन महादेव को अंजाम दिया? पहले तो ये बता दीजिए इसका नाम ऑपरेशन महादेव क्यों पड़ा? जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि सामने जो आपको पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, इनमें से एक सबसे ऊंची चोटी है महादेव टॉप, जो कि अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा है, पर आप वो बर्फ़ की एक लाइन देख सकते हैं, वो एक नाले में आ रही। सो उस रिज पर ही सारा ऑपरेशन, सारी खुफिया एजेंसीज उसी रिज के बारे में हमें खबर दे रही थी, और हमारे भी जो ह्यूमन सोर्सेस थे वो भी यही बता रहे थे कि शायद वहाँ पे कोई मूवमेंट है। इंडियन आर्मी में किसी भी ऑपरेशन का जब नाम दिया जाता है वो पर्टेन करता है उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में। मान लीजिए ऑपरेशन एक्स है तो वो एक्स होगा उस गांव का नाम। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए महादेव रिज पे ऑपरेशन हो रहा था, इसीलिए इसका नाम ऑपरेशन महादेव दिया गया। सर, इस पे चढ़ना कितना मुश्किल है? बहुत विषम परिस्थितियाँ दिख रही हैं, अभी बादल से घिरा हुआ है, बर्फ़ की चोटियाँ हैं। कैसे आपके जो ट्रूप्स हैं वो पूरे तरीके से मोटिवेटेड है? क्योंकि एक जवाब उनको भी देना था जो इसके आका थे, हैंडलर्स थे। देखिए, पहले भी आपने कई बार सुना होगा कि जो किसी के लिए हो सकता है ये एडवेंचर हो, जैसे आप पहाड़ों की बात कर रहे हैं तो लोग माउंटेनियरिंग है ना, चढ़ते हैं पहाड़ों में, तो वो उनका एडवेंचर है। बट ये हमारी फोर्सेस का डेली रूटीन है इन ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ना। अब सवाल आता है कि कितना कठिन था। कठिन बिल्कुल था, क्योंकि ये करीब 2 से 2,500 मीटर की ऊंचाई है और महादेव टॉप करीब 4,000 मीटर पर। तो अगर हमें मिड रिचेस पे चढ़ना है तो 2-3 हज़ार मीटर की ऊंचाई पे हमें चढ़ना है। हमें जंगलों से होते हुए जाना है, हमें गांव के बाहर से जाना है ताकि कोई हमें देख ना पाए। अब ऊपर चढ़ना है, उसके बाद वहाँ पे रुकना है, वहाँ पे देखना है कि कहाँ पे क्या चीज़ हो रही है। रुकने के लिए एक ऐसी जगह चाहिए जो हमारा सरप्राइज़ मेंटेन रखे, कैमोफ्लेज रहे। साथ ही ट्रूप्स भी फिज़िकली इतने ना कि अगर कोई ऑपरेशन तुरंत होना हो तो उनको एडिक्वेट रेस्ट भी मिले। तो ये जो था, और इसमें कई सारे नाले हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि बारिश बहुत हुई उन दिनों, तो कई बार नालों में पानी भर रहा था, तो कई जगह ऐसी हैं कि उनको क्रॉस करना मुश्किल था। पर ये हमारी ड्रिल्स और हमारी सिखलाई का हिस्सा है कि हमें इन सब चीज़ों के बारे में ट्रेनिंग लेते रहना है, जो कि एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। और उसी ट्रेनिंग को हमने जारी रखा, उन्हीं ड्रिल्स को हमने उस दौरान अपने ऑपरेशन में अपनाया, ताकि ये हमारे लिए डिसएडवांटेज ना बने बल्कि एडवांटेज बने, और हम नेचर के साथ मिल जाएं, अडेप्ट कर लें नेचर को, ताकि हमारा सरप्राइज़ मेंटेन रहे और हम इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक कर। सर, ऑपरेशन की कामयाबी सबने देखी। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि गृह मंत्री ने जब पार्लियामेंट में बोला था, ऑपरेशन महादेव का जिक्र किया था, पूरे देश में और ख़ास तौर पे वो 26 परिवार वो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर से बड़ा ऑपरेशन ऑपरेशन महादेव है। थोड़ा चैलेंज बताइए, क्योंकि दिन रात ऊपर चोटियों पे रहना, लॉजिस्टिक, यानी साधारण शब्दों में समझूं कि खाने का मुहैया ना होना, 3-3 4-4 दिन पहाड़ पे, दिख तो ईजी रहे लेकिन ये पहाड़ कहाँ कनेक्ट होते हैं पीछे। थोड़ा डेमोग्राफिकली आप इसको बताइए, समझाइए, जो दर्शक आपको देख रहे हैं वो समझ सकें साधारण शब्दों में कि ये मजबूती के साथ भारतीय सेना डटी रही। देखिए, जब ये ऑपरेशन प्लान, तो पहले भी मैंने इस पे तवज्जो दी है कि टेरेन वो किसी भी प्लानिंग का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। जंगल टेरेन है, यहाँ पर कवर नहीं है, ऊंची चोटियाँ हैं, नदी नाले हैं, तो ये हो गया टेरेन से रिलेटेड हमारी जो परेशानियाँ आने वाली थी। उसके अलावा हमारा फिज़िकल इंड्योरेंस जवानों का, क्योंकि अगर वेदर ख़राब है, चढ़ाई है, तो फिज़िकली और मेंटली बंदा रोबस्ट होना चाहिए ताकि वो ऐसी स्थितियों पे काबू पा सके। उसके बाद लॉजिस्टिक्स, हम किसी ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं तो इंडियन आर्मी के सोल्जर्स 72 से 96 घंटे सेल्फ सफिशिएंट है, सेल्फ सस्टेन्ड है, उनको बाहर से किसी लॉजिस्टिक सप्लाई की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी जो हमारी मुश्किल थी वो थी अनसर्टेनिटी। आप समझ सकते हैं कि अगर कोई ऑपरेशन लॉन्च हो रहा है, डायनामिक है, खबर आज आ रही है, कल नहीं आ रही है, पर ट्रूप्स तो अपनी जगह पर हैं, वो अपने दिए हुए ऑब्जेक्टिव या टास्क को पूरा कर रहे हैं। सो उस अनसर्टेनिटी को हमने अनुशासन,
जो हमारी ट्रेनिंग में हमें सिखाया जाता है, और टीम एफर्ट एवं क्लैरिटी ऑफ मिशन, सबको क्लियर था कि मेरा क्या काम है, मेरे को यहाँ किस लिए बिठाया गया। तो उस चीज़ ने उसके अंदर उस जोश को बरकरार रखा और हम इस ऑपरेशन को अंजाम दे पाए। सर कितने दिन आप बिन खाए मैं कह दूं कि, या फिर इन पहाड़ों पे चढ़ते रहे, ऊपर जाके चोटी पर बैठ गए, क्योंकि गेम चेंजर तो यही था, चोटी पर बैठना, और कैसे रिस्पॉन्स आ रहा था? क्योंकि कई जगह ऐसा हुआ कि लगा कि सामने आतंकी है, लेकिन वो थे नहीं, या फिर निकल गए, या फिर स्पॉटिंग होती रही, उनके सेट्स जो थे उनसे हम ट्रेस करते रहे, लेकिन वो निकलते रहे और उनको पकड़ना, क्योंकि यहाँ से महज 5-6 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ही श्रीनगर है। देखिए ऐसा है कि ये ऑपरेशन मैं बोलूँगा कि प्लानिंग 22 अप्रैल को ही शुरू थी। हमने फ्रेमवर्क बना लिया था कि कैसे हम इस ऑपरेशन को अंजाम देंगे। 5 जुलाई वो दिन था जब हमें थोड़ी सी सटीक जानकारी मिली, जो कि कई टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स और ह्यूमन को कोरोबरेट करके मिली, जो कि हमारी सिस्टर एजेंसीज JKP और इंडियन आर्मी का टेक्नोलॉजिकल एसेट्स, इन्होंने हमें कुछ जानकारियाँ दी। जब हमने इसको कोरिलेट किया तो इस जानकारी ने एक पर्टिकुलर एरिया दिखाया। जब वो एरिया हमें मिला, उसके बाद हमने अपने ट्रूप्स को उस एरिया को बॉक्स इन करने के लिए, ताकि अगर कोई उसमें है तो उस एरिया को हम घेर पाएँ। इसके लिए कई सारी चोटियों पे हमारे ट्रूप्स बैठे रहे, कई लोग नाले में बैठे रहे, कई लोग जंगलों में बैठे रहे, कई लोग ऐसी जगह बैठे रहे जहाँ एक नॉर्मल आदमी सस्टेन नहीं कर सकता। मैं बोलूँगा कि भूखे रहने की नौबत इंडियन आर्मी की कभी नहीं आई ऐसे ऑपरेशंस, क्योंकि ये हमारे रूटीन ऑपरेशंस होते हैं और हम इसके लिए ट्रेंड हैं, ताकि हम 96 आवर्स तक सरवाइव कर पाएँ। जैसे जैसे आपने बोला कि कभी यहाँ खबर आ रही थी, कभी यहाँ खबर आ रही थी, तो हम अपना प्लान हमारा डायनामिक था। ये नहीं था कि हमने एक जगह बैठ गए, अब इसके बाद हम यहीं नहीं। हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कहीं और आ रहे हैं, तो हमने ट्रूप्स को उस तरीके से रोटेट किया, ताकि किसी भी क्षण ऐसा ना हो कि जो खबर है वो हमारे एक पर्टिकुलर दायरे से बाहर आई। तो हमने ऐसे उस पूरी सिचुएशन को अंडर कंट्रोल रखा और अपनी भी ड्रिल्स टाइम टू टाइम रिफ़ाइन करते रहे कि अच्छा यहाँ पे ये सब होना है, तो अब हम कैसे करेंगे। खुद भी कंटिंजेंसी प्लानिंग करते रहे। इसमें काफ़ी सारी एजेंसीज इन्वॉल्व थी, उनके साथ भी ये रिव्यू ऑफ ऑपरेशंस होता रहा कि अभी यहाँ पे हैं, अब किसकी जो ट्रूप्स हैं वो कहाँ पे डिप्लॉयड होंगे। तो इस तरीके से एक प्लानिंग के तहत इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। सर जब आपको जानकारी मिली कि अब ये यहाँ स्पॉट हो गए, फंस गए एक तरीके से, क्या हुआ सर? कैसे एक्शन किया गया पूरा का पूरा? और जब पहला साइट था, मतलब जब पहली बार देखा कि आतंकी हैं, वही 3 आतंकी जिन्होंने पहलगांव अटैक को अंजाम दिया, क्या फीलिंग्स थी, क्या थॉट प्रोसेस था? इंडियन आर्मी कहती है ना, वी नेवर एवर फॉरगेट आवर एनिमीज। एग्जैक्टली। जैसे ही स्पॉटिंग हुई, हमारा जो मेन फोकस था वो था टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करना, एवं साथ ही वैसे तो वो जंगल का एरिया था, पर कोई आदमी तो आसपास नहीं है, इसको कोलेटरल डैमेज को भी मिनिमाइज़ करना। जैसे भी आपने बोला, वी नेवर फॉरगेट, वी नेवर फॉरगिव। दिमाग में यही जज्बा लेकर स्पॉटिंग के तुरंत बाद ही एक रणनीति बनाई गई कि उनको घेरा जाए और उनको न्यूट्रलाइज किया जाए, ताकि जो हमारा एक कमिटमेंट है टुवर्ड्स नेशन टू सर्व द जस्टिस, उसको हम पूरा कर पाएँ। उस संकल्प जो हमने एक लिया था कि हमारे निर्दोष सिविलियंस के खिलाफ ये हीनियस एक अटैक हुआ है, इसमें जो शामिल हैं उनको हमें एक नतीजे तक पहुंचना है, उनको न्यूट्रलाइज करना है। सो अपना एक रिजॉल्व था, वी नेवर फॉरगेट, उसी के तहत हमने तीनों आतंकियों को न्यूट्रलाइज कर। वो कैसी कंडीशन में थे, और थोड़ा जेनरिक तरीके से आप बताइए, क्योंकि ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन पहली बार टीवी पर जा रही है, तो लोगों को समझ में आए कि कैसे आपने उनको न्यूट्रलाइज किया, वो क्या कर रहे थे उस समय। और सबने देखा कि एक बरसाती थी, उसे ढका हुआ था, जूते इधर थे, साथ में वेपन था, तो जो पूरा सीन था, अगर वो आप बता पाएँ। देखिए, सीन डिस्क्रिप्शन आप ऑलरेडी बता चुके हैं कि मीडिया में ऑलरेडी आया हुआ था कि एक बरसाती के नीचे 3 लोग बैठे हुए थे। सुबह का समय था,
हमारी जो हंटिंग टीम थी वो ऑलरेडी ट्रूप्स हमारे उसी एरिया में थे और उन्होंने कुछ अनयूजुअल नोटिस किया जो कि हमारी सिखलाई हमें बताती है कि कैसे चीज़ों को नोटिस करना है। उस चीज़ को नोटिस करने के बाद अब यहाँ पे हमारा मेन चीज़ था सरप्राइज़। अगर कुछ भी आवाज़ हो तो हो सकता है आतंकियों की इस बात की भनक लग जाती और वो जगह छोड़ सकते थे। एवं ये भी हो सकता था कि अगर उनको भनक लगती तो वो भारतीय हमारे जो ट्रूप्स थे उन पर भी फायर खोल सकते थे। पर हमने सरप्राइज़ को मेंटेन रखा। जो वो जगह थी वो पहाड़ों के बीच में थी, वहाँ पर एक नाला भी था जैसे आपने देखा है। तो हमने उसका इस्तेमाल करते हुए इनको एक घेरा और उसके बाद इनको न्यूट्रलाइज़ किया और इंश्योर किया कि वो वहाँ से कोई भी बच ना निकले। और सेम टाइम हमारी जो प्राथमिकता थी वो थी इस ऑपरेशन के बारे में अपने कमांडर्स को कम्युनिकेट करना एवं कोलैटरल डैमेज को मिनिमाइज़ करना। तो हमने इसको एक सीखे हुए तरीके से पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। तारीख और समय क्या रहा और जब आपने तीनों बॉडी कंफर्म कर ली कि उन्हीं आतंकियों की है, कितना कंफर्टेबल आप हुए और ख़ास तौर पे तब कि जब आपने अपनी हायरार्की को बताया? देखिए 28 जुलाई सुबह 9 बजे के दौरान हमें स्पॉटिंग हुई और उसी दौरान ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। किसी भी ऑपरेशन का जो क्लोजर है बेसिकली, अगर जैसे आपको रिज़ल्ट आपको मिलता है तो आप में एक सेंस ऑफ कंप्लीशन होता है, सेंस ऑफ क्लोजर होता है कि हाँ हमने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। ऑपरेशन महादेव एक हाई वैल्यू ऑपरेशन था। पूरी देश की नज़रें हम पे थी। देश की नज़रों के अलावा हमारे भी ट्रूप्स की नज़रें थी कि अगर ये कंफर्म हो जाता है कि ये वही थे तो हमारे जितने ऑपरेशनल प्रोस्पेक्ट थे, जितना हमारे ट्रूप्स ने डिसिप्लिन, ट्रेनिंग, ड्रिल्स है ना, जितना सैक्रिफाइस और प्रिसाइज ऑपरेशन किया उसका वैलिडेशन होना ज़रूरी था। वो वैलिडेशन हुआ जैसे ही ये खबर आई कि जो हथियार, तो बैलिस्टिक रिपोर्ट ने ये कंफर्म किया कि जो हथियार पहलगाम अटैक में इस्तेमाल हुए थे वही हथियार इन तीनों टेररिस्ट के पास था। तो इससे हमें एक सेंस ऑफ अचीवमेंट, अकम्पलिशमेंट मिला और हमारे भी जितने प्रोसीजर्स थे वो वैलिडेट हुए और इसने हमारे ट्रूप्स का मनोबल बढ़ाया कि हाँ हमने ये कर दिखाया। देश ने जो हमसे उम्मीदें रखी थी जस्टिस सर्व करने की, हमने वो भली भांति किया और इसने हमें एक जोश दिलाया कि आगे भी हम तैयार हैं किसी भी सिचुएशन के लिए, जो कि हम हमेशा रहते हैं। पर ऑपरेशन महादेव एक अपने तरीके का एक क्लासिक ऑपरेशन था और इसमें सफलता पाना, वो भी अपने किसी साथी की कैजुअलिटी के बिना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि। अच्छा, बीच में थॉट तो आया होगा ना, क्योंकि सामने डेमोग्राफिकली आप देखें तो त्राल है, फिर उसके बाद वही अगर पहाड़ से पहाड़ आदमी जाएगा तो चेंज हो जाएगा, जम्मू की तरफ भी पहुंच सकता है। कई बार थॉट आया होगा कि कहीं निकल तो नहीं गए, लेकिन मजबूती इतनी और हौसले इतने कि बिल्कुल इंटैक्ट एरिया में आप लोग तैनात थे। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सब चीज़ें आइसोलेशन में नहीं हो रही थी। इसमें बहुत सारी एजेंसीज इन्वॉल्व थी जो हमें टेक्निकल इनपुट्स दे रहे थे, कुछ ह्यूमन इनपुट्स थे। तो हमें बार बार ये खबर मिल रही थी कि टेक्निकल सिग्नेचर एक पर्टिकुलर जगह पे आ रहा है, पर हमारा ध्यान सब जगह था। हम असेस कर रहे थे कि हो सकता है वो कहीं और भी जा सकता है। तो हमने क्या किया था, उसके लिए अपनी पार्टीज उन जगह पे बिठाई थी जो कि लाइकली रूट्स हो सकते थे। तो इस तरीके से हमने उनको एक पर्टिकुलर जगह पे ब्लॉक कर दिया था ताकि वो यहाँ से ना बचने। देश का सबसे बड़ा ऑपरेशन मैं मानता हूँ इस ऑपरेशन महादेव को। परिवार की एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है और मैं ये मानता हूँ कि भारतीय सेना का परिवार 140 करोड़ भारतीय भी है। फैमिली की 22 अप्रैल की फीलिंग और 28 जुलाई के बाद की फीलिंग कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? बहुत पर्सनल है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि लोग आपका ये एंगल भी समझे, ह्यूमन एंगल जो है। देखिए ऐसी ट्रेजेडी किसी भी फैमिली के लिए, चाहे वो मेरी हो चाहे किसी भी इंडिविजुअल की हो, उसके लिए बहुत ही मतलब ये हर्ट करती है कि यार कोई कैसे कहीं से आके निर्दोष सिविलियंस को मार सकता है। सो मेरे परिवार का भी यही मानना था, मैंने भी वही फील किया, है ना। एंड
उसके बाद हमने जितना ऑपरेशन चलाया, जितने दिन हमने इस पे मेहनत करी, हम पहाड़ों में चढ़े, हमने अपने जितने भी सर्व इक्विपमेंट्स थे उन सबको ठीक किया और 28 जुलाई को हमने इस ऑपरेशन में सक्सेसफुल। सो परिवार में खुशी थी, सेंस ऑफ अचीवमेंट था। इतने दिन हमने और हमारे ट्रूप्स ने कई दिन ऐसे निकले जब घर पे बात नहीं हो पाई। एंड घर पे बात होना इज़ नॉट दैट कि हम उनको बता रहे हैं आज हम क्या कर रहे हैं, बट फिर भी एक वो रहता है कि ठीक है ऑल हम सब ठीक ठाक हैं। सो जब ये हुआ उसके बाद परिवार को बताया गया कि हम ये कर रहे थे, तो वो लोग बहुत खुश थे हमारी अचीवमेंट पे एंड अपने आप पे, हम पे, भारतीय सेना पे। तो गर्व पूरे देशवासियों को है, तो उसी में मेरा भी परिवार है, उनको भी काफ़ी गर्व हुआ हमारे पे। आपने टाइम निकाला, हमसे बात की और ऑपरेशन महादेव के बारे में बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इंडिया टीवी की तरफ से आपको सल्यूट है, आपकी सर्विस को सल्यूट है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। महादेव में अहम भूमिका भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेस ने भी निभाई। राष्ट्रीय राइफल, स्पेशल फोर्सेस सब एक साथ इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए पुरजोर तरीके से लगे थे। मैंने पढ़ा दोबारा, ये जो रिज है ये ऑपरेशन महादेव की पहाड़ियां हैं। महादेव इस पूरे पर्वत का नाम है और यहीं पर ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। आप डेमोग्राफिकली आप समझ लें तो ये 4000 मीटर तक की इसकी ऊंचाई है, यानी जो ज़मीनी सतह है उससे विषम परिस्थितियां ऊपर हैं। ऊपर बर्फ़ की मोटी चादर है, उसके अलावा फॉग है, विजिबिलिटी बहुत कम है, बारिश है और रात के अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखाई देता। ऐसे में नाइट विजन डिवाइस, भारतीय सेना के अत्याधुनिक जो आले हैं उन सब का इस ऑपरेशन में इस्तेमाल किया गया। राष्ट्रीय राइफल और स्पेशल फोर्सेस, मैन अपार्ट एवरी मैन इज़ एन एम्परर। और भारतीय सेना की ये स्पेशल फोर्सेस के वही टीम, जिसके टीम लीडर हमारे साथ हैं, जिन्होंने इस ऑपरेशन महादेव को बहुत ही बारीकी के साथ इन तीनों आतंकियों को मौत के घाट उतारा। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला, बहुत देश को गर्व है आपके ऊपर। सर, कैसे 22 अप्रैल से लेकर 28 जुलाई 2025 तक, जब तक ऑपरेशन महादेव नहीं हुआ, यानी वो तीनों आतंकी जिन्होंने पहलगाम अटैक को अंजाम दिया था उनको मौत के घाट नहीं उतारा, आपने ये पूरा का पूरा ऑपरेशन को अंजाम दिया? ओके, सो 22 अप्रैल को जब वो घटना घटी है, जो टेररिस्ट अटैक हुआ है पहलगाम में और इनोसेंट लाइफ्स को जो टेररिस्ट आतंकियों ने मारा है, तो जब ये न्यूज़ हमें आई तो ये जाहिर सी बात है हमारे लिए भी बहुत ही दुखद न्यूज़ थी। उस टाइम पे बहुत सारे इमोशंस हमारे अंदर थे। देश भी पूरा शोक में डूबा हुआ था बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट। तो जैसे ही आया तो हमने अपने इमोशंस को साइड में रख के और जो हमारा पेंडिंग टास्क है या जो टास्क आने वाला है वो उसकी हमने तैयारी करना चालू कर दिया। तो इस अटैक के बाद टेररिस्ट्स को ढूंढना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। तो हमने भी अपने मल्टीपल सोर्सेज और जितनी भी एजेंसीज़ हैं, मल्टीपल एजेंसीज वर इन्वॉल्व्ड इन दिस टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ दोज टेररिस्ट। तो इसमें काफ़ी समय लग गया, लेकिन जब बहुत सारी एजेंसीज़ ने, जिसमें जे.एन.के पुलिस भी इन्वॉल्व थी, CAPF, CRPF, आर्मी और अदर मल्टीपल एजेंसीज वर ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस। तो इसमें जब बहुत जगह से कोरेबरेट होके जब इंटेलिजेंस और इनपुट्स हमारे पास आई, तब हमें थोड़ा सा आश्वासन हुआ कि शायद अब टेररिस्ट जो रिस्पॉन्सिबल हैं इस अटैक के लिए, वो मिलने की संभावना बढ़ रही है। तो जुलाई में जब हमने लॉन्च किया ऑपरेशंस, तो उसमें काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। सबसे पहले तो हमने डिटेल में प्लानिंग करी कि कौन कौन से इंडिविजुअल्स को हमने कलेक्ट करना है, कौन कौन से इंडिविजुअल्स ऑपरेशंस में जाएंगे, उनकी इक्विपमेंट, उनमें वो क्या क्या हथियार कैरी करेंगे, वो क्या क्या न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट्स कैरी करेंगे, सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स कैरी करेंगे, हार्श वेदर और हार्श टेरेन, इनसे बचने के लिए और इनको नेगोशिएट करने के लिए, ताकि हम काम को अच्छे से अंजाम दे सकें, उनमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, हम ये सारी डिटेल में प्लानिंग हमने करी और उसके बाद हमने लॉन्च किया। जब हमने लॉन्च किया तो इससे पहले फाइनल कांटेक्ट होने से पहले भी ऑलरेडी पार्टी कई बार सर्च कर चुकी थी। तो जाहिर सी बात है कि ये थोड़ा टायरिंग था, लेकिन हमारी ट्रेनिंग और हमारा जो ऑपरेशन करने का तरीका है उसके हिसाब से हम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे इन सब चीज़ों के लिए, चाहे वो हार्श टेरेन हो, चाहे वो वेदर हो।
इन पहाड़ियों में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि अगर आप जंगल में जाएंगे तो अंदर की विजिबिलिटी बहुत ही लो हो जाती है, और रात में चाहे आपके पास भले ही न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजीज़ हैं, फिर भी उनकी जो लिमिटेशंस हैं वो कम हो जाती हैं। तो वहाँ पे आती है हमारी स्किल्स, तो लिसनिंग स्किल्स, कि हम सुन के पता कर रहे हैं कि कोई आसपास है तो नहीं जहाँ पे हम बैठे हुए हैं। अगर हमें सर्च करना है तो हमारा अलर्टनेस लेवल एकदम टॉप नॉच का है, जो कि हम 24 से हम काफ़ी अलर्ट हैं कि कहीं पे भी अगर हमें कुछ दिखता है तो हम उसका रिस्पॉन्ड देने के लिए तैयार हों। सर, इन पहाड़ियों में देखने में तो आसान लगती हैं, यस, लेकिन कितना मुश्किल था और कैसे आप पहुंचे, क्योंकि मौसम बदल रहा है, टेरेन डिफ़िकल्ट है, हाइट 4000 मीटर तक की है, बिल्कुल, और उसके साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि कहीं से भी जो आतंकी हैं वो निकल ना जाए। बिल्कुल, उनकी इंट मिल रही होगी, डिटेलिंग मिल रही होगी, लेकिन उसके बाद भी चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल। तो ये साधारण से दिखने वाले पहाड़ यस। दरअसल किस तरह से यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हैं वो आई शुरुआती तौर पर, कितने दिन तक लगातार आप ढूंढते रहे या लॉक करते रहे उन पोजीशंस को, स्टॉप लगाते रहे? सो ऑपरेशन लॉन्च करने से पहले जो भी डिटेल में हमने प्लानिंग करी थी, उसी के हिसाब से ही जो हमने एग्जीक्यूट किया है ऑपरेशन, वो उसी के हिसाब से ही किया है, डिटेल में जो प्लानिंग। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो भी आप डिटेल प्लानिंग करते हो, लेकिन जब आप एग्जीक्यूट करने जाते हो तो चीज़ें थोड़ी बहुत लेफ़्ट राइट हो जाती हैं, तो उसका भी आपके पास प्लान किया हुआ होना चाहिए। इस टेरेन में बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं, जैसे कि थोड़े टाइम के अगर आप थोड़ा बहुत चढ़ते जा रहे हैं पहाड़ों में, तो उसके बाद ट्री लाइन तो है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद ट्री लाइन गायब है। अब उसमें ट्री लाइन जब तक है तो वहाँ पे बहुत सारे केव्स भी हो सकते हैं। उस केव्स में आपको एग्जैक्टली नहीं पता है कि टेररिस्ट कहाँ छुपे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो भी आपको पिन पॉइंट इनपुट मिली हुई है, वहाँ तक पहुँचने के लिए अगर आपको जितने भी शकिया रास्ते मिल रहे हैं या शकिया जगह मिल रहे हैं, उसको तो आपको सैनिटाइज़ करना ही है, ताकि आप क्लियर हो जाएं कि जहाँ तक आप पहुँच रहे हैं वहाँ तक कोई भी टेररिस्ट मौजूद नहीं है। और फाइनल जब आप पहुँच रहे हैं तब उसके बाद दूसरी कार्रवाई स्टार्ट होती है। सर, जैसे ऑपरेशन महादेव में आप जब चल रहे थे तो सामने आपके साथ आरआर की यूनिट थी, आप सब एक साथ थे, सीएपीएफ पीछे थे आउटर कॉर्डन में। जब आप ये चल रहे थे तो उस समय मौसम भी बदला, दिक्कतें भी हुई, वो क्या थी? जब आप साधारण शब्दों में अगर बताएं, जो लोग आपको देख रहे हैं वो समझ सके कि ऑपरेशन महादेव ऐसा नहीं है कि एक दिन के अंदर हो गया। बिल्कुल। उसके लिए पूरी मेहनत, पूरा देश का विश्वास, जैसे हम फौज के ऊपर था तो फौज का विश्वास आपके ऊपर था और आप ऑपरेशन कर रहे थे। करेक्ट। सो महादेव ऑपरेशन एक्चुअली 20, 22, 23, 24, 25 दिन का लगभग ये ऑपरेशन मैं इसको कहूँगा, जिसमें कई बार सर्च ऑपरेशंस के लिए पार्टी लॉन्च हो चुकी है, फिर पार्टी रोटेट हुई है, फिर पार्टी लॉन्च हुई है। तो ये एक तरह से ये एक दर्शाता है कि हमारे जो इंडियन आर्मी के जो ट्रुप्स हैं वो इतने अपने ड्यूटी के लिए इतने कमिटेड हैं, सेंस ऑफ ड्यूटी के लिए। और एक तो जो अटैक हुआ है उससे हमारी जो देश जो हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है, वो हमारी जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ज़्यादा बढ़ गई थी उस इंसिडेंट के बाद, कि उन कल्प्रिट्स को, उन आतंकियों को पकड़ना ही है, चाहे टेरेन कैसा हो, चाहे कितने भी दिन लग जाएं उसमें। तो इसमें एंड्योरेंस, हमारा जो परसिवियरेंस है, और सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो उसमें पेशेंस, क्योंकि एक बार आप सर्च करोगे, ज़रूरी नहीं है कि आपको वो टेररिस्ट मिल जाएं, तो दोबारा आप लॉन्च कर रहे हो, दूसरी जगह से लॉन्च कर रहे हो, दूसरा रूट चेंज कर रहे हो आप। क्या गुफाएं थी, क्या नाले थे, बारिश हो रही थी, बर्फ़ पड़ी हुई थी? Yes. थोड़ा ये आप बता पाएं। तो जैसे अभी तो आप देख रहे हैं तो यहाँ पे खुला मौसम दिख रहा है, लेकिन अगर जैसे ही आप किसी भी पहाड़ी पे जाएंगे आप, तो आपको लगेगा कि वो बादल आ गया है यहाँ पे। तो अब वो बादल के कारण विजिबिलिटी भी कम हो गई है। अब विजिबिलिटी कम हो गई है तो वो भी एक चैलेंजेस है आपके लिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि 20 मीटर आगे क्या है उस पेड़ के पीछे, तो उसको क्लियर करना, वहाँ तक पहुँचना, वो भी आपके लिए एक चैलेंज बन जाता है। तो हमारे इंडियन आर्मी के जो ट्रुप्स हैं वो इस टेरेन में ऑपरेशन कर करके और वो ट्रेन हो चुके हैं कि वो कोई भी वो इतने स्किल हो चुके हैं कि वो इन सब चैलेंजेस को ओवरकम करके अपने टास्क को प्रोफेशनल तरीके से अंजाम दे सकें। नाले या रिज लाइन या नाले, और या फिर ऐसे जो ऐसे माने तो हर दिन लगभग 5 से 7 केव्स तो हमें मिल ही रहे थे, और वो केव्स ऐसे थे कि जिसमें आपको लगेगा कि हाँ टेररिस्ट हो सकता है इसमें, तो आपको वो उसी टाइप से ड्रिल्स आपको कंप्लीट करनी है
जिस जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना, उसमें आप गलती नहीं कर सकते उसमें भी, चाहे वहाँ पे है चाहे नहीं है, बट हम मान के चलते हैं कि हर है वहाँ पे, क्योंकि एग्जैक्ट पिन पॉइंट तो आपको जो मिला हुआ है इनपुट उसके हिसाब से ही आप काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए भी आपको बहुत सारे शकिया चीज़ें मिल सकती हैं। तो 200-250 से ज़्यादा केव्स मिले होंगे इसका मतलब? 200-250 आई वुड से कि 30-40-50 तो मिले ही हैं केव्स। वो अब मेरी पार्टी को इतने मिले हैं तो जाहिर सी बात है कि दूसरी पार्टी जो सर्च कर रही है उनको भी मिले होंगे। तो ऐसे करते करते नंबर्स, तो इसका काउंटेबिलिटी तो नहीं है मेरे पास। नाले, रिज लाइन, पहाड़ की चोटियाँ, ये कितना डिफिकल्ट टेरेन था इस ऑपरेशन में? तो इसमें अब ये जो पहाड़ के अंदर आप जाओगे तो समझ में आएगा कि ये जो ग्राउंड है वो भी पथरीला है। अब थोड़ा भी अगर आप, मानसून सीज़न था, वो जुलाई का एक सीज़न था मानसून सीज़न, उसमें बारिश भी हो रही है, रोड जो ग्राउंड है वो भी स्लिपरी हो रखा है, तो थोड़ा भी अगर आप लेफ़्ट राइट लोड के साथ अगर आप चल रहे हो, थोड़ा भी लेफ़्ट राइट पैर अगर आपका जा रहा है इधर उधर, तो हो सकता है कुछ एंकल ट्विस्ट हो जाए किसी का। तो आपको बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहना है, बहुत ही ज़्यादा आपको सावधान रहना है ताकि कोई गड़बड़ ना हो आपके टास्क को कंप्लीट करने से पहले। तो इन सब का ध्यान आपको रखना है वाइल यू आर कैरिंग आउट द ऑपरेशन। और बिफोर दैट ऑल्सो आपने पूरा प्लानिंग किया हुआ है हर चीज़ का डिटेल में, आपने ब्रीफिंग की हुई है हर चीज़ की डिटेल में कि एक एक इंडिविजुअल आपका क्या रोल निभा रहा है वाइल कंटिन्यूइंग दिस ऑपरेशन। तो चैलेंजेस हैं, बट इंडियन आर्मी के ट्रुप्स हैं वो ट्रेंड हैं इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए और टास्क को प्रोफेशनल तरीके से। जब आपको जानकारी मिली कि यहाँ पर अब एक संभावनाएं हैं कि टेररिस्ट हो सकता है, फर्स्ट जब विजन में आपके आया, जब आपने स्पॉट कर लिया, उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि रात के ऑपरेशंस कैसे होते हैं? महादेव में आपने रात का ऑपरेशन कैसे किया? क्योंकि जहाँ तक मैं इन जंगलों को जानता हूँ या मैं यहाँ पे आया हूँ, मुझे समझ में आता है कि 2 मीटर बाद भी नहीं दिखता। इतने डेंस फॉरेस्ट है कि आप कुछ भी, आप स्कैनर लगा लीजिए कहीं भी नाइट विजन के साथ, वो भी दिखना बंद हो जाता है एक तरीके से। तो इसके बारे में थोड़ा। तो हमारे पास जो इक्विपमेंट्स हैं और जो न्यू जनरेशन इक्विपमेंट्स हैं, जो टेक्नोलॉजी जब थोड़े और एडवांस हुई है, तो हमारे पास जो नाइट साइट्स हैं वो भी थोड़े एडवांस आ गए हैं, डे साइट्स हैं वो भी एडवांस आ गए हैं, हमारे जो वेपन्स हैं वो भी स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स हैं। तो उनका इस्तेमाल सभी ट्रुप्स को आता है, ट्रुप में सारे इंडिविजुअल्स को आता है। तो दूसरी चीज़ ये है कि उनकी भी एक लिमिटेशंस हैं। जैसे अब फॉग आ गया तो टीआई साइट्स या फिर आईआई साइट्स, इनकी थोड़ी सी लिमिटेशंस हो जाती हैं, बट फिर बात वहीं आ जाती है कि इंडिविजुअल यानी कि ट्रुप्स की जो अभी तक की ट्रेनिंग है और अभी तक जो उसने स्किल हासिल किया हुआ है, उससे वो फिर अंदाज़ा लगाएगा कि कोई थ्रेट आसपास है या नहीं है। टेररिस्टों को कितना चेज़ कर रहे थे आप? क्योंकि जानकारी मिल रही होगी मल्टीपल एजेंसी थी। हाँ, तो टेररिस्ट को हम चेज़ नहीं कर रहे थे, हम जो भी हमें इनपुट दिया गया था, हम वहाँ तक के एरिया को सैनिटाइज कर रहे थे और वहाँ तक पहुँच के हम टास्क को अंजाम दे रहे थे। तो इसमें जो आपने पहला क्वेश्चन पूछा था रिगार्डिंग कांटेक्ट होने से जस्ट पहले की जो कार्रवाई है, वो ये है कि हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पे शायद कुछ दिख रहा है, तो फिर हमने अपने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, हमने पार्टी को फिर से ऑर्गेनाइज़ किया और सरप्राइज़ मेंटेन करते करते वहाँ तक पहुँचे 20 से 30 मीटर तक लगभग, और बिना सरप्राइज़ लूज़ किए हुए हमने तीनों टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज़ किया। तो पहली गोली चलाई, हाँ, वो सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन, और जब टेररिस्ट को स्पॉट किया किस हालत में थे, वो कैसे कंडीशनिंग थी, हमने तस्वीरें देखी जो कि ऑफिशियली रिलीज़ भी की गई। उन तस्वीरों को देखते हुए हमको ये समझ में आता है कि टेररिस्ट वहाँ पे थे, लेकिन कैसे आपने जब फर्स्ट साइट पे देखा फिर हुआ? तो फर्स्ट साइट में हमें एक बंदा दिख गया था कि वहाँ पे है, और उनका हाइड आउट टाइप, हमें ओपन हाइड आउट टाइप हमें दिख गया था कि लगभग है यहाँ पे, बस उसको बस हमें कंफर्म करना था। तो कंफर्म करने के लिए हमने खुद का ऑब्जर्वेशन पेशेंस रख के हमने ऑब्ज़र्व किया उस एरिया को। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके हमने अपने बैटल क्राफ्ट, फील्ड क्राफ्ट का इस्तेमाल करते हुए हमने अप्रोच किया, और विदाउट कोई आवाज़ किए हुए, विदाउट सरप्राइज़ लॉस किए हुए हमने कंफर्म किया, और फिर हमने उनको न्यूट्रलाइज़ किया। अब सेटिस्फैक्शन इनिशियल फायर में नहीं होता है, लेकिन जब पूरा टास्क कंप्लीट हो गया अच्छे से, जिसमें कोई भी सिविलियंस की जान की, माल की, किसी का भी कोई नुकसान नहीं हुआ, ना हमारे ओन ट्रुप्स का नुकसान हुआ, और हमने टास्क को अच्छे से कंप्लीट किया, तो वहाँ पे थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन हुआ
कि इतने दिनों से जो हम ढूंढ रहे थे इन आतंकियों को, तो उनका सफाया किया गया। तो थोड़ा सा सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन उस टाइम पे हमारे लिए, हमारे ट्रुप्स के अंदर था ये चीज़। आपने वो बैटल क्राफ्ट का बोला, जो आपको देख रहे हैं थोड़ा समझ पाएंगे वो कैसे आप बिल्कुल क्योंकि 20-30 मीटर पे आप थे, क्या क्रॉल करते हुए हाई पोजीशन लेते हुए कैसे वो 20-30 मीटर आपने क्रॉस किए, थोड़ा वो बताएं प्लीज़। तो जब भी हम ऐसे ऑब्ज़र्व करते हैं, किसी भी एरिया को ऑब्ज़र्व में रखते हैं, किसी भी शकिया एरिया को, तो उसको अप्रोच करने के लिए बहुत ही सावधान रहना पड़ता है हमें। तो अप्रोच करने के लिए फिर हम क्रॉलिंग पोजीशन भी यूज़ कर सकते हैं, हम झुक के चल भी सकते हैं। तो इस तरह की जो ड्रिल्स हैं वो हमारे ट्रुप्स ऑलरेडी इसमें महादेव में किया, और कितने मीटर तक आप और क्लोज चले गए और फिर फायर किया? 20 to 30 मीटर्स, 20 से 30 मीटर तक क्रॉल करते हुए। बिल्कुल। तो ये जब ये हुआ, जब आपको ये कंफर्म हो गया कि ये तीनों पाकिस्तानी आतंकी हैं, वही जिसमें सैफुल्ला या अफ़गान और जरबार है, तो कंफर्मेशन के बाद खुशी हुई कि हमने वो बदला पूरा कर लिया, क्योंकि शिकार को न्यूट्रलाइज करना हर शिकारी का काम है, और इस समय पूरा चेज़ उनके लिए किया जा रहा था। बिल्कुल। इसमें बदले की भावना तो हमारे अंदर वैसी नहीं थी, लेकिन ये था कि उस आतंकी हमले में जो सिविलियंस की कैजुअलिटीज़ हुई हैं और जिन परिवार वालों ने अपने नियर एंड डियर वंस को खोया है, तो उसकी वजह से हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इंडियन आर्मी की, वो और बढ़ गई थी। तो कि हमें वो जो जस्टिस है, इनको वो जस्टिस देना है। तो इसलिए हमारा जो सेंस ऑफ कमिटमेंट टुवर्ड्स आवर टास्क, हमारी जो ड्यूटी को कंप्लीट करने के लिए जो हमारी उत्सुकता है, वो ज़्यादा बढ़ गई थी और जिम्मेदारी भी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो ये एक बदले की भावना नहीं है, लेकिन ये है कि जो जस्टिस हमने डिलीवर करना था, वो हमने इस ऑपरेशन के माध्यम से डिलीवर कर दिया। और कुछ संतुष्टि तो हुई। अब जो चले गए, जिन्होंने अपने आप को, अपने नियर एंड डियर उनको खोया है, उनके लॉस को तो कोई भी रिकवर नहीं कर सकता। वो बहुत ही दुखद है। लेकिन एक तरह से जिन्होंने ये काम किया है, घिनौना काम जो किया है जिन्होंने, तो उनको जस्टिस तो हमने अपने इंडियन सिटीजन्स को और पूरी पॉपुलेशन को, जो हमारे ऊपर जिम्मेदारी के भाव से देख रहे थे, वो हमने कंप्लीट कर दिया। मतलब उनको सीधा पहुंचा दिया जहां उन्हें जहां उन्हें जाना चाहिए, जहां उन्हें जाना था। सर, आपने हमसे बात की, हमें टाइम दिया, पूरे देश को आप पे गर्व है, जो आपकी ये ड्यूटीज़ हैं, पूरा देश, इंडिया टीवी उसको सैल्यूट करता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। ये महादेव की वो पहाड़ियां हैं जिसमें ऑपरेशन महादेव हुआ। 22 अप्रैल 2025 में हुए कायराना आतंकी हमले में जो शामिल 3 आतंकी थे पाकिस्तान के, उनको मौत के घाट उतारा। हमारे साथ इस ऑपरेशन में शामिल टीम लीडर, जो कि रैंक वाइज मेजर हैं इंडियन आर्मी में, जैसे ऑफिसर लेट फ्रॉम द फ्रंट करता है, ठीक उसकी अगुवाई की। पहली गोली चलते ही चारों तरफ से आतंकियों का खात्मा कर दिया। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक लोगों ने देखी, उसके बाद ऑपरेशन महादेव, एक बड़ा ऑपरेशन, पूरे देश की निगाहें आप पे थी। आप किस रोल में थे और कैसे इन विषम परिस्थितियों में आपने आतंकियों को ढूंढ निकाला और न्यूट्रलाइज किया? सबसे पहले तो मैं एक टीम लीडर के रोल में था। मैं इस एरिया को काफ़ी अच्छे से जानता था। पिछले कुछ समय से मैं यहाँ ऑपरेट कर रहा था, तो मेरा पहला काम तो था अपनी टीम को लीड करना। दूसरा था बाहर से जो ट्रूप्स यहाँ आ रहे थे, जिन्हें इस बारे में नहीं पता था, उनको गाइड करना कि किस तरफ से कहाँ जाना है, कहाँ पर ऑपरेशन हो सकता है, कौन सा नाला कहाँ से आता है, कहाँ पर गुफाएँ हैं। ये जो हसीन वादियाँ आप देख रहे हैं, ये मेरी कर्म भूमि है। ये दूर से देखने में हसीन लगती हैं, पर अगर आप इन पे चढ़ना शुरू करें, इनका मौसम, रात के समय कुछ दिखाई नहीं देता, पत्थर कभी भी आकर के गिर सकते हैं, किसी भी वक्त यहाँ लैंडस्लाइड हो सकता है। जहाँ जंगल हैं वो जंगल रात को आपको कुछ दिखाई नहीं देता, आपकी आंखें नहीं, रात को आपके कान काम करते हैं। उसी हिसाब से आपको ऑपरेशन में, समय में, जगह के हिसाब से ढलना पड़ता है, और उसी तरह से कुछ ये ऑपरेशन भी हुआ। ये ऑपरेशन किसी दूसरे टास्क की तरह ही था हमारे लिए, बट हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि जिस तरह से सेंटिमेंट्स, परिवारों की चीखें सुनी हम लोगों ने, वो जो सेंटिमेंट्स जुड़े थे, उससे हमारे ऊपर एक दायित्व आ गया था कि हमें
इन लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करना है। सर, जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ पहलगांव के बाद और फिर ऑपरेशन महादेव, इसका जिक्र हर किसी ने किया। ये जो पहाड़ियाँ हैं, कैसी चुनौती हो रही थी इन 3 आतंकियों को ढूंढने में आप लोगों को, खासतौर पे तब जब ऊपर पहाड़ियों के ऊपर बर्फ़ की चादर है, नाले हैं, बारिश हो रही है और लगातार आपका ट्रूप डिप्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो रहा है, और चूँकि इतना बड़ा एरिया है, यहाँ पर सर्च करना भी या फिर जो आपको इंटेलिजेंस मिल रहा था वो अलग अलग हो रहा था। ये ऑपरेशन अनिश्चितताओं से भरा हुआ था। हमें नहीं पता था कि कहाँ कांटेक्ट हो सकता है या आतंकवादी हमें कहाँ मिल सकते हैं। हाँ, ये हमें पता था कि हमें उन्हें ख़त्म करना है, और सिस्टर एजेंसीज़ इंटेलिजेंस इंट, ह्यूमन इंट, टेक्निकल इंट बता रही थी कि वो इसी कहीं एरिया में हैं। जब हमें एक बार कंफर्म हो गया हर तरफ से कि वो इसी एरिया में कहीं है, तो मैंने और मेरी टीम ने ये वादा किया कि वो यहाँ से बाहर तो नहीं जाने चाहिए। इसी तरह हम सब ने साथ में मिलकर के सारी एजेंसीज़ ने प्लान बनाया और फिर हमने इन पहाड़ियों को छानना शुरू किया। ये लगभग 8 बाई 8 किलोमीटर के जंगल, पहाड़ियाँ, इन्हें चढ़ने में उतरने में हमें घंटों का सफ़र लगा। हम चाहे रात को चढ़े सरप्राइज़ मेंटेन करने के लिए या दिन में चढ़े मौसम से बचने के लिए, मुश्किलात बहुत ज़्यादा थी। कभी चढ़ते हुए पत्थर गिरते थे तो कभी नालों में पैर फिसल जाते थे। हमें अपने आप को सुरक्षित रखते हुए, इस काबिल रखते हुए कि हम कल को अगर कांटेक्ट हो तो हम मानसिक और शारीरिक तौर से फिट रहें और उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे सकें, उनका खात्मा कर सकें। इस तरह मेरी सिखलाई, फ़ौज ने मुझे जो सिखलाई दी, मुझे मेंटल और मुझे शारीरिक तौर से जिस तरह रोबस्ट बनाया, मेरी जो ट्रेनिंग है, मेरे जो साथ में मेरे साथी हैं उनकी जो ट्रेनिंग है, उनके बदौलत ये काबिल हो पाया कि मैं इन दुर्गम पहाड़ियों पे चढ़ा, इन जंगलों को छान मारा, इन गुफ़ाओं को ढूंढा। हर रोज़ पता नहीं अनगिनत गुफ़ाएं मिलती थी, ढूंढना पड़ता था। लगता था कि पता नहीं किस गुफ़ा में आतंकवादी बैठे होंगे। तो हर एक गुफ़ा हमारे घंटों ले जाती थी और ऐसी पता नहीं कितनी गुफ़ाएं रोज़ हमें मिलती थी। रोज़ लगता था कि आज शायद कांटेक्ट हो जाएगा, आज शायद वो लोग मिल जाएंगे। पर ये लुका छुपी का खेल 28 दिनों तक चलता रहा। पर हमने अपने मोराल, मोटिवेशन और सिखलाई को कभी नीचे नहीं होने दिया, क्योंकि हमारे ऊपर वो एक एडिशनल जिम्मेदारी थी उन लोगों की, उन परिवारों की जिन्होंने अपनों को खोया था। सर, ये जब ये हो रहा था तो क्योंकि टेरेन बहुत डिफ़िकल्ट है, गुफाएं आपने बताया, नाले, मौसम, जंगली जानवर, ऐसा हुआ जब आपको लगा अब तो कांटेक्ट स्टैब्लिश हो गया है, अब इन जानकारी मिल गई, लेकिन वहाँ पे होते नहीं थे, तो ये बड़ा चैलेंजिंग था, कैट एंड माउस गेम था। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बार ऐसा हुआ कि हम लोग किसी जगह पर एम्बुश लगाकर, घात लगाकर बैठे थे कि शायद कोई आएगा। वहाँ हलचल भी होती थी, हम तैनात भी हो जाते थे, पर तब पता चलता था कि ये तो एक भालू है, ये एक तेंदुआ है। तो वहाँ जानवरों का खतरा हमेशा बना रहता था। पर वो हम बहुत पहले ही नेगोशिएट कर चुके थे कि भालू और तेंदुए तो हमारी तरह पालतू जानवर हो चुके थे। इतने दिनों तक हम जंगलों में बैठे रहे, कभी हमारे पीछे से कोई भालू निकल जाता था, कभी हमारे ऊपर से कोई तेंदुआ निकल जाता था। परंतु ये बाधा का पार्ट नहीं था। बाधा थी हमारे लिए सरवाइव करना उस जंगल में, 7 दिन, 5 दिन, 20 दिन तक वहीं बैठे रहना, उसी खाने और पानी में मैनेज करना, उसी तरह उस बारिश के मौसम में कपड़े भीगे कपड़ों में ऑपरेट करना, चलना, कीचड़ वाले पैरों के साथ में ऊपर चढ़ना, फिसलन भरे रास्तों से निकलना। हमारे साथी कभी कभी फिसल करके नीचे गिर जाते थे, उन्हें उठाना पड़ता था, साथ में लेकर के निकलना पड़ता था। इतनी मुश्किलों के बावजूद भी कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी कोई संदेह का मोमेंट नहीं आया कि हमें लगा हो कि आज 27 दिन हो गए हैं, आज तक कुछ नहीं हुआ, तो शायद ये बंद कर देना चाहिए। तो जब ये आपको पता लगा कि अब तो स्पॉट हो गए, क्या उस समय सिचुएशन थी? क्योंकि मुझे बताया कि आप उस टीम का हिस्सा थे जिसने सबसे पहले स्पॉट किया और बताया, जानकारी दी और घेराबंदी कर ली आतंकियों की। जी बिल्कुल। रात से सुबह का कुछ अर्ली मॉर्निंग का समय था जब हमें लगभग पता चल गया था कि हम बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं उनके। हमें वो दिखाई नहीं दिए थे, बट हम बहुत नज़दीक थे उनके। तो मन में ये संतुष्टि तो थी कि हम आखिरकार उस जगह आ गए हैं जिसके लिए हम पिछले 28 दिनों से लगे हुए थे। पर साथ ही साथ वो तैनाती, वो संघर्ष जो हमने किया है, उसके साथ में अपनी जो सिखलाई है उसको हमें मेंटेन रखना था, क्योंकि पहला काबिल अफसर वही होता है जो अपनी ट्रूप को संभाल करके रखे। एक बार को वो उस दिन भी मुझसे बच जाते तो कोई संदेह नहीं था, पर मेरे ट्रूप को कुछ नहीं हो सकता था। तो इसलिए हमने तैनाती की, हमने देखा और हमें पता चला कि वो 3 लोग जिस जगह पर बैठे हैं हम उसी के आसपास कहीं हैं। मैं और मेरे साथियों ने उन्हें स्पॉट किया। जैसे ही हमने उन्हें स्पॉट किया, हमने उस एरिया की घेराबंदी की इस तरह से कि वो हमें देख ना पाएँ। जिस तरह से ये दुर्गम पहाड़ियाँ हमारे लिए मुश्किलात बन रही थी, उस दिन वो हमारे लिए सहायक बनी। हम चुपचाप
छुपते छुपाते उनको चारों तरफ से घेर लिया। मतलब क्रॉल कर रहे थे आप, क्या हो रहा था जी, थोड़ा बिल्कुल। बताइए। उस समय जब आपने स्पॉट किया, किन कपड़ों में थे, कैसे हालात में थे वो? हमने उनकी जो फोटो देखी थी, जो ऑफिशियली रिलीज भी की गई, वो काले कपड़ों में थे, लेकिन आपने जब स्पॉट किया कैसी सिचुएशन थी? क्या तीनों एक साथ थे या अलग अलग थे? क्या हुआ था उस समय, थोड़ा बताइए प्लीज। वो तीनों काले कपड़ों में थे, एक टेम्परेरी हाइड आउट बना करके रह रहे थे। वहाँ से हमने एक उनमें से आदमी को जाते हुए देखा जो अपने हाइड आउट की तरफ जा रहा आतंकी था। एक जा रहा था। वो आतंकी एक जा रहा था। फिर हमने ये कंफर्म किया कि ये आतंकवादी ही है। हमने वेपन स्पॉट किया। वो कंफर्म करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये भी पास ही एक गांव भी है। ये भी हो सकता था कि वो कहीं गांव के कोई नागरिक ना हो। जैसे ही हमें वेपन स्पॉट हुआ, हम उस जगह वहीं नज़रें गड़ा करके बैठ गए। हमने लगभग 30 से 40 मिनट तक उन पर निगरानी रखी। उसके बाद हमने धीरे धीरे अपने ट्रूप्स को चारों तरफ डिप्लॉय किया कि जैसे ही फायर फाइट शुरू होगी, पहली गोली चलेगी, वो कहीं यहाँ से भाग ना निकले। लगभग आधे घंटे में हमने अपना पूरा कॉर्डन इस्टेब्लिश कर लिया, चारों तरफ से उन्हें घेर लिया, और जैसे ही पहली गोली चली, हमने उन्हें सांस लेने का मौका नहीं दिया। और वो वैसे के वैसे ही आतंकियों को मार गिराया, पहुंचा दिया उनके अंजाम तक जहां पे उन्हें जाना चाहिए था। वो जो अंजाम डिज़र्व करते थे वो हमने उन्हें 5 मिनट के अंदर दे दिया। फैमिली बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। मैं कहूँगा भारतीय सेना की 140 करोड़ की जनता जो है वो फैमिली है। 22 अप्रैल का दिन जब ये हुआ था, कायराना हरकत, आतंकी हरकत पाकिस्तानी आतंकियों ने किया, उस दिन का दिन और 28 जुलाई का थॉट प्रोसेस परिवार के लिए क्या था? क्या उन्होंने आपको बोला? सुकून था, एक खुशी थी इस बात की, और दुख इस बात का कि हमारे 26 लोग मासूमों की हत्या की, लेकिन खुशी इस बात की कि उनको मौत के घाट उतारा। जी बिल्कुल, देखिए परिवार बहुत अहम भूमिका निभाता है किसी की भी जीवन में। 22 तारीख को जब ये हमला हुआ तो उस दिन जैसे बाकी लोग चिंतित थे, उस दिन मेरा परिवार भी चिंतित था। उन्हें लगा कि मैं यहाँ पर हूँ तो कैसी सिचुएशन होगी यहाँ पर, क्या मैं कहीं मुश्किलों में तो नहीं हूँ। मैंने उन्हें पूरा हौसला दिया और उन्हें बताया कि मैं यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हूँ और मैं जो मेरा काम, जो मेरा दायित्व है, मैं वो निभा रहा हूँ। पर उनकी चिंता जायज़ है, वो माँ बाप हैं, उनकी चिंता जायज़ थी और उनकी चिंता वैसे ही बनी रही। और मैं उन्हें कभी बताता था, कभी नहीं भी बताता था, क्योंकि हर चीज़ मैं उन्हें नहीं बता सकता कि मैं किन मुश्किलों का सामना कर रहा हूँ। पर जब 28 तारीख को हमने वो आतंकवादियों को मार गिराया, उनको मौत के घाट उतारा, तो पहला कॉल मैंने अपने घर पर ही किया। 22 तारीख को उनका कॉल मुझे आया था, 28 जुलाई को मैंने उन्हें कॉल किया कि आज मैंने उन लोगों को मार गिराया है और मैं उस टीम का पार्ट था जिसने कॉर्डन एस्टैब्लिश किया और उन पर गोलीबारी की। मैंने उन्हें मरते हुए देखा है। ऑपरेशन महादेव, आप जब बोल रहे हैं तो गूज़बम्स आ रहे हैं। होम मिनिस्टर ने कहा ऑपरेशन महादेव हो गया, पहलगांव का हमने बदला ले लिया। मन में ये 22 अप्रैल से लेकर 28 जुलाई तक वो बदले की आग लगातार जारी थी कि इनको मार गिराना है, क्योंकि अनंतनाग से लेकर पहलगांव, अनंतनाग, आसपास का पूरा एरिया, त्राल, पहाड़ से जाएंगे, 6 दिन में आदमी यहाँ तक पहुँचता है। ऐसे में कहीं से वो निकल ना पाएंगे क्योंकि 5 से 6 किलोमीटर में यहाँ पे श्रीनगर है। तो वो जो बदला वाली फीलिंग थी वो ऑन ग्राउंड दिखी। वो जो बदले वाली फीलिंग जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसी ने हमारे लिए फ्यूल, ईंधन का काम किया। वो जोश, वो जज्बा जो है वो बदले से ही आया। पहले दिन जो सवाल आया कि ये कैसे हो सकता है हमारे रहते हुए, पर अब अगर हो गया है तो अब ये लोग यहाँ से ज़िंदा वापस नहीं जा सकते। हम अगले 90 दिन, 92 दिन तक लगे रहे, उनको ढूंढते रहे। एक बार जब कंफर्म हुआ, सारी एजेंसीज़ ने, इंटेलिजेंस ने कंफर्म कर दिया कि वो इस दच्चीगाम के जंगल में आ गए हैं, तो फिर हमने ये तय कर लिया कि अगर वो इस जंगल में आ गए हैं तो इससे बाहर तो नहीं जा सकते बिना मौत के घाट उतरे। वो यहाँ से कंधों पर ही जाएंगे, अपने पैरों पर तो नहीं जाने वाले। ये जो जोश और जो जज्बा था वो मेरा अकेले का नहीं था। हर बंदा, छोटे से छोटा जो लोग जो भी कंट्रीब्यूट कर सकते थे, हर आदमी वहाँ खड़ा होकर के गोली नहीं चला सकता था, पर अपनी तरह से जो आदमी जहाँ रहकर कंट्रीब्यूट कर सकता था, भारतीय सेना का हर उस आदमी ने उस तरह से कंट्रीब्यूट किया। किसी ने ईंट दी, किसी ने लोकल से बात की। इवन कश्मीर की पॉपुलेशन, जो यहाँ की आवाम है हमारी, उसने हमारा बहुत साथ दिया। उसने हमें पल पल की खबर दी कि आज हमें कोई यहाँ दिखाई दिया है, कल हमें कोई वहाँ दिखाई दिया है। उनके बल पर हम 28 दिन तक वो चूहे बिल्ली का खेल खेलते रहे, पर हमें कॉन्फिडेंस था कि हम बहुत नज़दीक है। हमें कुछ ऐसे संकेत मिल रहे थे कि हमें पता चल रहा था कि वो हमसे सिर्फ कुछ ही पलों की दूरी पर हो रहे हैं। शायद समय का ही खेल है कि वो पहले निकल जा रहे हैं और हम लेट पहुंच रहे हैं, या हम पहले पहुंच जा रहे हैं और वो लेट निकल रहे हैं। पर हमें ये विश्वास था कि अब बहुत जल्दी ये अंत होने वाला है। ये देश को ये जस्टिस जो मिलना था वो मिलने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन महादेव हुआ। देश के लोगों को कुछ कहेंगे? एक वीर सपूत, एक का भाई, एक का बेटा, वो कुछ कहना चाहता है देश के उन लोगों को जो इन्होंने ऑपरेशन महादेव देखा? देश के लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये मेरा रोज़ का काम है, मैं इसे अपने टास्क की तरह ही लेता हूँ। कल को ऑपरेशन महादेव नहीं भी होता
तो मैं कुछ और कर रहा होता, मैं किसी और आतंकवादियों को मार रहा होता। बट हाँ, अगर ऐसा कुछ होता है, कल को आपके ऊपर कोई आपदा आती है, तो मैं भारतीय सेना को आज यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो विश्वास, जो कॉन्फिडेंस आपका भारतीय सेना में है, वो अडिग रहना चाहिए और उसके लिए मैं हर पल हर कोशिश करूँगा। भारतीय सेना हर पल हर कोशिश करेगी कि आपके पीछे, आपके आगे, आपको सदैव सुरक्षा प्रोवाइड करते हुए, आपके किसी भी दुख में हम आपके साथ खड़े हैं। हम आपसे बस आपका भरोसा और विश्वास चाहते हैं। कभी भी आप भारतीय सेना में अपना भरोसा मत हटाइएगा। और यही हैं वो देश के वीर जिन्होंने ऑपरेशन महादेव किया। इसीलिए हमने तय किया कि आज से 1 साल पहले हुई कायराना हरकत में जो 3 पाकिस्तानी आतंकी थे, उनको मौत के घाट उतारने वाले शूरवीरों से आपको मिलवाएं। ऑपरेशन महादेव की शुरुआत जब हुई, लेकिन उससे पहले 22 अप्रैल 2025 को जब आतंकियों ने कायराना हरकत बैसरन में की, तब से लेकर लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी था ताकि आतंकियों को मार गिराया जाए। पहलगांव का पूरा एरिया, अनंतनाग, अवंतीपुरा, उसके अलावा त्राल, पुलवामा, सभी जगहों पर साउथ कश्मीर से लेकर सेंट्रल कश्मीर तक, यहां तक कि नॉर्थ कश्मीर में भी ऑपरेशन किया जा रहा था ताकि इंपॉर्टेंट लीड्स मिल सके। ये जो पीछे पहाड़ियां हैं जो बर्फ से ढकी हुई हैं, ये महादेव की पहाड़ियां हैं। वो महादेव की पहाड़ियां जहां पे 28 जुलाई 2025 को सबसे बड़ा ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन महादेव। और इस ऑपरेशन को अंजाम पहुंचाने वाले देश के वो शूरवीर योद्धा हैं जिन्होंने सिर्फ बदला ही नहीं लिया, बल्कि ये विश्वास जताया कि अगर कोई भी आतंकी भारत के खिलाफ सर उठाने की कोशिश करेगा तो उसका अंजाम 2.5 फुट जमीन के नीचे ही होगा। आप इस पूरे ऑपरेशन में किस भूमिका में थे? कैसे आपने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया? और जब आप ये ऑपरेशन कर रहे थे तो कितनी चुनौतियां थी उसमें? मैं इस ऑपरेशन टीम का एक हिस्सा था। मेरा रोल था इसमें टीम को अपनी ऑपरेशन कराने का। इस ऑपरेशन के दौरान काफ़ी सारी चुनौतियां हमारे सामने आई। दिन के समय चलने में, बारिश का मौसम था, काफ़ी हाई एल्टीट्यूड है, इसमें सांस लेने में थोड़ी दिक्कत आती है। पर इस प्रकार की ट्रेनिंग हमने पहले ही हासिल की हुई होती है और अपने जवान को समय समय पे मोटिवेट किया जाता है। चलने फिरने में थोड़ी दिक्कत आती है क्योंकि बारिश था, तो इस प्रकार के टेरेन में मूव करना थोड़ा दिक्कत वाला रहता है। ये कैसा टेरेन था? गुफाएं बहुत सारी थी, नाले थे ऊपर, क्योंकि नीचे तो पेड़ दिख रहे हैं लेकिन ऊपर तो बिल्कुल बर्फ जमी हुई है। हाँ, ऊपर फायर बर्फ़ ही रहती है क्योंकि ये टेरेन काफ़ी हाई एल्टीट्यूड वाला है, इसमें बर्फ़ वगैरह रहती है। पर इसमें चलना, रात के समय में हम चलने के लिए कैपेबल थे। जो न्यू इक्विपमेंट आ रखा है उसकी वजह से हमारे पास काफ़ी टेक्नोलॉजी है, दिन और रात को देखने के लिए हम सक्षम हैं। और हमारा निरंतरता लक्ष्य था कि मिलिटेंट को जल्द से जल्द ढूंढकर न्यूट्रलाइज किया जाए और उनसे बदला लिया जाए। ये जब पहली बार आपने देखा आतंकियों को, जानकारी तो लगातार मिल रही थी, तो ऐसा कई बार हुआ होगा कि पता लगा कि यहाँ पे आतंकी है लेकिन वहाँ पे नहीं था, फिर ढूंढ रहे थे लगातार। गुस्सा था 22 अप्रैल का कि ये ऐसा कायराना हरकत करने वाले आतंकी को छोड़ेंगे नहीं? हाँ, इस प्रकार का हमला हो जाने के बाद पूरी टीम में और पूरे जो हमारी टीम थी उसमें पूरा गुस्सा और आक्रोश था। ये होना स्वाभाविक भी था। और इस प्रकार गुस्से से कोई भी ऑपरेशन लॉन्च नहीं किया जाता, जबकि एक ऑपरेशन लॉन्च करने के लिए आपका सही डिसिप्लिन, क्लियरेंस और एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। हमने इसी प्रकार बदले को ना देखते हुए, जब बदले के साथ साथ इस ऑपरेशन की स्ट्रैटेजी, ट्रेनिंग और स्किल को अपग्रेड किया और जिसके बावजूद हम कामयाब हुए, जिसका परिणाम स्वरूप ऑपरेशन महादेव एक सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा। जब आपने देखा आतंकी को, उससे पहले भी जानकारी मिल रही होगी, हर बार बच रहे थे हल्का हल्का से, लेकिन जब आपने स्पॉट किया उस समय का मूवमेंट क्या था? कैसे आप रेंगते हुए, क्रॉल करते हुए आगे तक पहुँचे, स्पॉट किया, वेरीफाई किया? ये ट्रेनिंग की अलग अलग स्किल्स हैं, इसको हम इधर बयान नहीं कर सकते, परंतु जब हमें पूरी पक्की खबर मिल गई कि मिलिटेंट इधर हैं और हमने स्कैन कर लिया, जो हमारे ड्रोन वगैरह है उन्होंने हमारे स्कैन करके जो हमें इंफॉर्मेशन दी, तो हमने अपनी पार्टी को सरप्राइज में करते हुए नज़दीक से नज़दीक गए और मिलिटेंट को न्यूट्रलाइज़ किया। आप किस रोल में थे? क्योंकि एक अहम भूमिका उस व्यक्ति की भी होती है जो कि गाइड के तौर पर होता है। आप स्पेशल फोर्सेस के हैं, कैसे आपने स्पॉट किया? कितने दिन तक इस जंगलों की खाक छानते रहे और कितने चैलेंजेस आपको आ रहे थे? मैं भी इस टीम का एक हिस्सा था। इसमें क्या है, चैलेंज है तो क्या है कि हमारी ट्रेनिंग इस चैलेंज को क्या है बखूबी निभाती है, और जो भी मतलब हमारे को टास्क मिलेगा हम बखूबी निभाएंगे उसको। और जैसे हमने राशन और वो हमें क्या है कि 24 घंटे 72 घंटे का टाइम नहीं होता हमारा, हम
एक्स्ट्रा भी मतलब लगता है उसमें। तो हमने क्या है, जैसे राशन की हमने इतनी परवाह नहीं, हमने क्या है अम्नीशन, गोला बारूद उससे एक्स्ट्रा लेके जाएंगे और पहलगांव के आतंकियों को क्या है मारना है। आप किस रोल में थे, आप क्या कर रहे थे उस समय, कैसे पूरा एनवायरनमेंट था, सुबह का वक्त था? क्योंकि मैं सपोर्टिंग वेपन रोल में था, मेरे पास सपोर्टिंग वेपन था। जैसे हरकत का पॉइंट आउट किया गया गाइड ने, जैसे हमको आदेश मिला कि डोमिनेट में लगना है, जो पूरे ट्रूप्स जो जो इलाके में बता रखा था, बांटा हुआ था, उस लोकेशन में डिप्लॉय हुए और जो भी आदेश मिलने पर रोल ऑफ एंगेजमेंट के तौर पर हमने सपोर्टिंग वेपन के थ्रू फायर गिराया और उनको न्यूट्रलाइज किया गया। अच्छा, थोड़ा साधारण शब्दों में बता दीजिए सपोर्टिंग वेपन क्या होता है, और दूसरा ये कि जो ये जंगल है, बहुत घने जंगल हैं, कितना मुश्किल होता है चलना, या आपको नदी नाले दिख रहे थे, बारिश बहुत हो रहा था महादेव के टाइम पर? हाँ, फर्स्ट लाइट था सुबह 8 साढ़े 8 तकरीबन था, 8:30-9 बजे तकरीबन। घने जंगल था, उसमें जो विजिबिलिटी भी कम था, घने जंगल होने के नाते उनको देखना मुश्किल हो रहा था। जैसे हमको दिखाई दिया जैसे हमको दिखाई दिया, हमने जो हमारे को जो ट्रेनिंग में शामिल हुए हैं उसी को हमने ऑपरेशन में इम्प्लीमेंट किया और उसको न्यूट्रलाइज किया गया। जब पता लगा आपको कि पहलगांव के आतंकी हमले वाले वही आतंकी हैं, एक सेटिस्फेक्शन मिला कि हमारे लोगों को जिन्होंने मारा हमने उन्हें मौत के घाट उतार दिया? देखो सर, ये तो सेटिस्फेक्शन तो था, उससे ज़्यादा हमारा रोल था कि हमारा कर्तव्य था ये, और हमको इस टास्क को पूरा करना था, ये मेन हमारा मुद्दा था। आप किस रोल में थे, और थोड़ा मुझे जंगल के हालात के बारे में बताइए। जब ये महादेव ऑपरेशन किया आपने तो उस दौरान कैसी स्थिति? हम कई सारे टुकड़ियों में बटे हुए थे, जिसमें से एक टुकड़ी का हिस्सा मैं भी था। और यहाँ का टेरेन के बारे में तो जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं जिसमें क्लाइंब करना काफ़ी मुश्किल है, और ऊपर ऑक्सीजन भी थोड़ा कम है, जिसके चलते वहाँ सर्वाइव करना भी मुश्किल होता है। फिर भी हमने अपने ट्रेनिंग को ध्यान में रखते हुए इन सारी चुनौतियों का सामना किया, जिसका नतीजा ऑपरेशन महादेव एक सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा। ऐसा हुआ कि रात के अंधेरे में आपको हलचल दिखी, पता लगा जानवर था, आतंकी नहीं था, लेकिन जब आतंकी दिखा तो बस टूट पड़े उस पर? नहीं, घने जंगल में जब हम मूव करते हैं तो ऐसे कई बार आते हैं जो ऐसे आवाज़ आते हैं, तो हम देखने से ज़्यादा सुनने पे भरोसा रखते हैं वैसे में। और हमें ऐसे घने जंगलों में ऑपरेशन करने का पहले से आदत है और ट्रेनिंग है, जिससे हम पता कर पाते हैं कि ये क्या चीज़ का है और टेररिस्ट को कैसे पहचानना है। हमारे पास तरह तरह के आले हैं जिसके माध्यम से हम कंफर्म कर लेते हैं कि हाँ ये टेररिस्ट है, ये जानवर है, फिर हम रिएक्ट करते हैं। जब तीनों आतंकियों को मार गिराया उस दौरान क्या उस समय पूरा एनवायरनमेंट था, कैसे किया आपने? ये जब से वायसरन घाटी का हमला हुआ था तब से सभी लोगों में, खासकर इंडियन आर्मी में, तो ये पहले से ही ठान रखा था कि इनको जल्दी जल्दी आइडेंटिफाई करना है और इनको न्यूट्रलाइज करना है। तो जिस दिन इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया उसके बाद हम सभी के मन में एक सेटिस्फैक्शन था कि जो दायित्व देश ने हमें दिया है उस दायित्व को हमने अपने प्रोफेशनल तरीके से पूरा किया। तो इस चीज़ को लेके हमारे मन में सेटिस्फैक्शन था। आप किस रोल में थे और कैसे आपने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया? इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए हमें बहुत सारे आले का इस्तेमाल किया और ट्रेनिंग भी किया, और हमें हर महीने अपने सेक्शन में ट्रेनिंग फायरिंग किया। और इस फायरिंग में हमें महादेव ऑपरेशन में जो फायरिंग किया उसका नतीजा हमें टेररिस्ट को, आतंकी को मार गिराया। एक चूँकि कंपनी ऑपरेटिंग बेस में 60 से 70 लोग अमूमन होते हैं, इस ऑपरेशन में मुझे बताया गया कि जज्बा ऐसा था कि 300 से ज़्यादा थे, लेकिन इन पहाड़ों के ऊपर, चोटियों के ऊपर हमारे जवान बैठे हुए थे, जिसका प्रेशर आतंकियों को भी था। जब आतंकियों के बैग्स मिले तो उनका खाना वाना कुछ नहीं था, बहुत बुरी हालत में दिख रहे थे वो, और हमने सही से ठोका उनको। तो उस समय की स्थिति थोड़ा आप बयान कर पाएंगे कि कैसे मनोबल और बढ़ा हुआ था आप लोगों का? जैसे कि कुछ दिन पहले से ही इंटेलिजेंस आने लगा था हमारे पास कि हाँ कि इस इलाका में उन्हें स्पॉट किया गया है, तो हमने इस प्रकार का घेराबंदी कर रखा था कि उनको कोई लॉजिस्टिक सुविधाएं नहीं मिल पाएँ, जिससे कि वो कभी ना कभी ऐसी गलती करेंगे जो हमसे टकराएंगे। तो इन सब चीज़ों को ज़्यादातर ध्यान रखा गया, एरिया का निगरानी वगैरह में ज़्यादा सर्विलेंस बेस्ड डिप्लॉयमेंट किया गया ताकि ये कहीं से बच ना निकले।
और इनके पास कोई भी लॉजिस्टिक सुविधा नहीं पहुंच पाए, ताकि ये अपने जो भी हाइड आउट है उससे बाहर निकले और हमसे इनका सामना हो और हम इन्हें जल्दी से जल्दी न्यूट्रलाइज करें। जब आप अपने सपोर्ट वेपन के साथ थे तो ऐसा होता है कि फ़ौजी हमेशा कहता है कि राशन कम हो जाए लेकिन गोलियां कम नहीं होनी चाहिए, तो मौका मिल गया उस समय, क्योंकि उससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ कि फायर किया लेकिन उस समय आतंकी नहीं दिखे, बहुत सारी गुफाएं थी, घने डेंस फॉरेस्ट थे, जानवर दिखे उसमें से। देखो सर, कभी कभी मिसकॉन्टेक्ट भी होते हैं, जैसे भी जो भी ऑपरेशन लॉन्च होते हैं मिलिटेंट मिलता है, कभी कभी मिलिटेंट भाग जाता है, या सर्च वाला ऑपरेशन भी चलता है। इन चीज़ों में हम इनको, इसमें क्या है, हमको जो कमी है उनको सीखते हैं, हम जो हम गलती करते हैं उनको सीखते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। जो नेक्स्ट ऑपरेशन है उसको इम्प्लीमेंट करके हम और अच्छा उसमें अच्छा करने के और काम करते हैं। मैं आपसे ये पूछूंगा कि जब परिवार के लोगों ने जाना आपसे कि आप इस ऑपरेशन का हिस्सा हैं, कितना खुश हुए वो, क्या कहा उन्होंने आपको? बच्चों ने, परिवार के लोगों ने सल्यूट किया कि आपने एक ऐसा काम किया है जिसके लिए पूरा देश गर्व करता है? इसमें क्या है, जैसे हम ऑपरेशन निकले तो हम अपने घर वालों को नहीं बताते हैं, क्योंकि हम बताएंगे कोई ऐसे जा रहे हैं 2-3 दिन आप कॉल नहीं करना हमारे को, तो उसमें जैसे आने के बाद हम कॉल कराएंगे। तो बाद में हमने बातचीत हुई तो हमारे बच्चे बेबी काफ़ी खुश हुए। तो ये क्या है कि हमारा ऑपरेशन एक नहीं है, ये चलते रहेगा जब तक फर्स्ट नेशनल फर्स्ट। आप ये बता दीजिए कि परिवार को कितनी खुशी हुई जब उनको बताया कि आप उस टीम का हिस्सा थे, आपने गोलियां चलाई उन आतंकियों के ऊपर जिन्होंने पहलगांव के आतंकी हमले को अंजाम दिया? फ़िलहाल तो फैमिली को इतना डीपली हम बता नहीं सकते क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस होता है, पर फ़िलहाल जो अब लंबे समय पे किसी टास्क के पीछे काम कर रहे हैं, जहाँ किसी बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, जब उस समय आप सफल हो जाते हो तो काफ़ी तरफ आपकी चर्चाएं होती हैं, जिसको सुनने में थोड़ा ठीक लगता है, पर एक कुछ समय के लिए इसको भूलकर हम नए ऑपरेशन की प्लानिंग में लग जाते हैं। अगर कंटिन्यूटी छोड़ेंगे तो फिर निश्चित से हम पीछे जाएंगे। साहब, मैं मुझे साधारण शब्दों में बताइए आपकी कितने दिन कपड़े भीगे रहे आपके, कितने दिन राशन से ज़्यादा गोले या एमिनेशन आपने अपने पास रखे? नहीं, गोला बारूद तो हर ऑपरेशन का अलग अलग डिमांड है, किस दिन का ऑपरेशन है और किस प्रकार की इंट आपके पास आई है, उसी प्रकार से आप अपनी ट्रुप को और ख़ुद प्रिपेयर होते हैं। और रही कपड़े की बात, तो बारिश के मौसम था इधर, तो उसमें तो काफ़ी बार भीगना सूखना चलता रहता था, इसमें काफ़ी दिक्कत आती है, पर इसमें इन सब कठिनाइयों को झेलने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि हमने पहले ही इसकी ट्रेनिंग ऑलरेडी करते रहते हैं और तैयार रहते हैं, हर मुसीबत से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। ये देश के वो शूरवीर हैं जिन्होंने ऑपरेशन महादेव को अंजाम दिया। जब पहलगांव अटैक हुआ, यानी बैसरन घाटी में अटैक हुआ, 26 मासूमों की जान गई। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर 5 और 6 मई को लॉन्च किया गया। उसके बाद 10 तारीख के बाद सीजफायर हुआ, लेकिन प्राथमिकता इस बात की थी कि जल्द से जल्द उन 3 आतंकियों का, पाकिस्तानी आतंकियों का सफाया किया जाए जिन्होंने पहलगांव आतंकी हमला किया था। और यही हुआ 28 जुलाई 2025 को। और पहली बार इंडिया टीवी पर आप देख रहे हैं ऑपरेशन महादेव के शूरवीर। भारत ने किया ऑपरेशन सिंदूर। शुरुआत आतंकवादियों ने की, खात्मा हमने किया। आतंकियों के लिए हम काल हैं, नाम है इंडियन आर्मी, और अब ये उन्हें हमेशा के लिए याद रहेगा। पहला मौका है जब भारतीय सेना की 15 कोर, यानी जो कश्मीर, आप साधारण शब्दों में समझें कि कश्मीर का लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर पूरा हिंटरलैंड का एरिया और यहाँ पर सिक्योरिटी सिस्टम के लिए पूरी तरीके से जिम्मेवार है, उसके कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। पिछले 1 साल में यहाँ पर बहुत बदलाव हुए। उस बदलाव के साथ साथ दुश्मनों को हमने पीछे ढकेला, उनको उनकी जगह याद दिलाई, और कायराना हरकत जो कि 22 अप्रैल को हुई थी पहलगांव अटैक के तौर पर, उनके आतंकियों को अंजाम तक पहुंचाया। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। शुरुआत इसी से करूंगा सर कि 22 अप्रैल एक ऐसा दिन 2025 का जो कि पूरे देश के लिए बहुत ही ऐसा दिन था जो कि हमेशा याद रहेगा, और इससे परेशानी भी बढ़ी। लेकिन फिर उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, महादेव हुआ। इस पूरे टाइम पर कितने अप एंड डाउन आपने देखे कि उनको, जिन्होंने कायराना हरकत की है, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए? थैंक यू मनीष। सर्वप्रथम आपका स्वागत है कश्मीर के अंदर। देखिए, जहाँ तक रहा जो आतंकवादी हमला हुआ था 22 अप्रैल को, हमारा मकसद उस दिन शुरू हो गया था कि जिन्होंने ये निर्मम
कार्रवाई को अंजाम दिया था कि उनको हर हालत में जस्टिस पर लाया जाए, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। जब हम ऑपरेशन महादेव और ऑपरेशन सिंदूर को देखते हैं, ये दो अलग अलग डिस्टिंक्ट चीज़ें नहीं हैं। ऑपरेशन महादेव जो था वो एक्चुअली 22 अप्रैल को 1500 बजे से शुरू हो गया था, और उस समय हमारा मकसद था, जो कि मेरा मकसद था, कि जो भी आतंकवादी हैं उनको हर हाल में ढूंढ के निकालना, और साथ में आगे जो कार्रवाई करनी पड़ सकती है मेरे को, उसके लिए तैयार रहना। इमीडिएट जो था मेरा फोकस ये था कि जो आतंकवादी यहाँ पे हैं, जिनका कि हमको उसके बाद एजेंसीज़ के थ्रू आइडिया लग गया था, अनुमान था कि कौन हैं, कितने हैं। मेन फोकस तो ये था कि पहले तो उनको कश्मीर के बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, वो मेरा मुद्दा था, और उसके बाद इनको जहाँ पर भी हैं उनको जल्दी से जल्दी न्यूट्रलाइज़ किया जाए। इस पूरी कार्रवाई को आपने पहले भी बताया भी, अभी जिक्र किया था, पहले भी हमने इस बारे में बातचीत करी थी। इसमें समय लगा बिकॉज़ ये भागने के फिराक में थे। तो एक जो हंट हमारा शुरू हुआ था 22 अप्रैल से लेके, और जो फाइनली जुलाई में जाके ख़त्म हुआ, उसके बीच में बहुत सारी और कार्रवाई हुई, जिसमें मेरे पूरे पार्टी जवानों ने, ऑफिसर्स ने 93 दिन तक, और मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने पहलगाम देखा है, और अभी आप जहाँ खड़े हैं टचीगाम सामने ही है इधर, जहाँ पर ऑपरेशन महादेव फाइनली हुआ था। ये जो 250 किलोमीटर जो फासला है ज़मीन के ऊपर, जिसमें आप शुरू हुए थे तकरीबन 7000 फुट से और गए हैं तकरीबन 14000 फुट तक, वो बिना सोए, बिना खाए, सिर्फ एक मुद्दे के साथ कार्रवाई चली, एक मकसद के साथ कार्रवाई चली, जो कि मैं अब जब हाइंडसाइट में देखता हूँ तो मेरे लिए तो मकसद था, पर जिन मेरे जवानों ने किया उनके लिए तो जुनून था कि, और मेरे को इनफैक्ट ये बताते समय आज भी वो दिन याद आ रहा है कि कई बार ऐसा हुआ कि कहीं निकल नहीं गए हों, कहीं ये फिसल के दाहिने बाएं ना चले गए हों, बट जिस तरह से हमारे पास हम लगे रहे उनके पीछे, वो जो एक होता है हमारे आर्मी में, कहते हैं कि जब कांटेक्ट स्टैब्लिश होता है तो टूटना नहीं चाहिए। तो उनके साथ जो 93 डेज़ तक उनके, मतलब हम सिर्फ एक एक कदम पीछे चल रहे थे, और उनको जब हमने फाइनली यहाँ पर लेके आए, तो मेरे एक जवान ने ऐसे ही, मैंने पूछा, जब एक जो ना, जब आपके ऊपर से थोड़ा सा एक ऑपरेशनल सेटिस्फैक्शन जब आता है, तो उसने एक बड़ा अच्छी सी चीज़ बताई मेरे को। बोला, साहब ये करने के लिए ये हमारे लिए मिलिट्री मकसद से भी ज़्यादा था। And that boy in fact mentioned to me, and it was not that boy, I can understand the larger sentiment that was there among the people, that कि साहब अगर ये नहीं करेंगे तो घर कैसे जाएंगे। So my boys had not, the party which had started this operation, from there till the time it finally culminated, those people were just on it. There was no concern about food, and there was no concern about sleep, there was no concern about the physical tiredness. It was that commitment, and I'm so glad that finally हुआ ये। सर, जब मैं बात कर रहा था टीम से, तो उन्होंने कुछ ने बताया कि ना भूलेंगे ना छोड़ेंगे, और वही जिक्र आप भी कर रहे हैं। या देखिए, वो तो हमारा इंडियन आर्मी का मकसद है, वो इंडियन आर्मी का, आई वुड से, इन सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ अनसेड स्टेटमेंट है, दैट वील नॉट फॉरगिव एंड वील नॉट फॉरगेट। And there is no doubt about it that when it's, क्योंकि हम सब उसको हमने बहुत नज़दीकी से देखा है, जो ये कायराना हरकत हुई थी, इसको इतने नज़दीकी से देखा है दैट इसका इम्पैक्ट जो था वो इस कदर तक था कि हर आदमी सोचता था कि ये जो है, इसको तो मतलब it was like I don't even have very many words to express, because this war fighting is all about emotions, na? So it was a lot of emotions involved in that we have to jolly well do it. We got to do it. सर, जब ये ऑपरेशन हो रहा था, काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगी। कई बार ऐसा भी हुआ कि कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश हुआ, लेकिन पता नहीं लग पाया कहाँ चले गए, क्योंकि टेरेन बहुत डिफ़िकल्ट है। जो दूर बैठा हुआ है उसको हो सकता है लगे कि ये छोटा एरिया है, छोटे पहाड़ हैं,
लेकिन चुनौतियां बहुत ज़्यादा थी। और साथ में इस बात की भी चुनौती, जो इनके मेन हैंडलर थे या मेन वो थे, उनको भी पूरी तरीके से ध्वस्त करना था। दोनों में आपने बहुत ही बखूबी इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। देखिए, मेरा एक 15 कोर का ना, एक आई शुड से 15 कोर पूरे नॉर्दर्न कमांड का एक बड़ा एक, आई थिंक वी आर ब्लेस्ड इन सो मेनी वेज, क्योंकि जो हम आज कर रहे हैं या जो हमने आज से 6 महीने पहले किया, साल भर किया, वो हमारी एक ना पूरे एक ड्रिल में शामिल है। एंड हमारे यहाँ पर पीपल कीप सेइंग कि आप फील्ड एरिया में हैं। ये फील्ड नहीं है, तो ऑपरेशनल एरिया है। यहाँ पर चाहे आप लाइन ऑफ कंट्रोल पे हो, वहाँ सुबह शाम एक मुस्तैदी से मेरे सारे टुकड़ियाँ और जवान ऑफिसर्स रेडी बैठे हैं कोई भी कार्रवाई करने के लिए। और सिमिलरली यहाँ पे वादी के अंदर, कश्मीर के अंदर, हिंटरलैंड में एज वी कॉल इट, यहाँ पर भी पूरे के पूरे टाइम पर, सारे टाइम। सो इफ़ आई वर टू आंसर दैट क्वेश्चन इन मोर स्पेसिफिक टर्म्स, दैट कोई हमारे लिए काम, मकसद केवल इतना था कि इनको कैसे न्यूट्रलाइज किया जाएगा। सो वो जो होता है ना, व्हेन, वेयर, हाउ, सो इट वाज दोज कि कब, कैसे, कहाँ और किससे, दोज वर द थिंग्स। एंड जहाँ तक चुनौतियों का सवाल है, चुनौती जो थी वो सिर्फ हमने अपने ऊपर पेश करी थी कि, और चुनौती केवल ये थी कि ये तो शिकार होगा एंड ये उसी तरीके से किया जाएगा और उनको उसी तरीके से उनके अंजाम तक भेजा जाएगा जिस तरह से होना चाहिए। इस तरह के, आई डोंट वांट टू यूज़ द वर्ड, बट राक्षस इज़ द राइट वर्ड टू डू। सो दोज वर द थिंग्स दैट वी वर लुकिंग एट। And so far that, you mentioned that how difficult perhaps it would have been. होता है ना, अब नीचे से देख करके, वो जैसे स्विमिंग पूल में 10 मीटर का प्लेटफॉर्म होता है, नीचे से देख के बहुत नज़दीक दिखता है, लेकिन जब आप जहाँ आप ऊपर चढ़ेंगे आपको लगता है कितना ऊपर है। तो ये जितने पहाड़ हैं, अभी हम लोग हैं करीब 7,500 फुट पे, ये जितने पहाड़ सामने हैं, नन ऑफ देम आर बिलो 14,000। सो यू कैन इमेजिन माई बॉयज़ for that duration of time, from 22nd April एक जगह गए, वहाँ से दूसरी जगह गए, एंड ये पूरी पहाड़ी रिज लाइन जो है, यहाँ से लेके अनंतनाग तक पूरी एक ही रिज लाइन है, कनेक्टेड है पूरी। इस पूरी रिज लाइन को ऊपर से लेके आना ऐसे यहाँ तक, उनके पीछे पीछे, क्योंकि उनका मेन था कि किसी तरह कांटेक्ट ब्रेक हो जाए। और यहाँ जैसे हम आते जा रहे हैं, इस साइड पर जंगल बहुत ज़्यादा घना है, और यहाँ पर आने का था कि हम यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे हम सिक्योर रहेंगे, फ़ौज ढूंढ नहीं पाएगी हमको, और क्योंकि इतना समय होगा, हो सकता है कि थोड़ा सा लोग थक जाएं, और फिर हम उसके बाद यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाएं। सो ये सब चीज़ें तो हमने ऑलरेडी की थी, ना थकेंगे, ना उनको कामयाब उनके मकसद में होने देंगे। सो दैट लाइक आई ऑलवेज से, एक बड़ा अच्छा सा हमारे यहाँ कैप्शन लगा रहता है, जोश, जज्बा और जुनून। आपने देखा है, तो जुनून तो था, जोश जज्बा कभी कम नहीं होगा। दिस was समथिंग दैट was कमिंग फ्रॉम द बॉयज़। सो हम लोग, होता है ना, जो अग्नि के सामने बैठ के आप ऊर्जा लेते हैं, तो हम सब ने ऊर्जा तो उनसे ली, मेरे जवानों से, जिन्होंने कि इसको बिना थके, बिना हारे। सो while we were focusing on so many other things, this was my primary focus, and I had full faith in the entire lot of my two forces, Victor and Kilo, that they will deliver, along with all the other elements there। हमारे सारे साथी, चाहे वो हमारी एजेंसीज हों, चाहे वो हमारे CRPF के साथी हों, and of course JKP, so all of them together they brought it out। सर, ऑपरेशन महादेव का नाम, अगर, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है कि महादेव कैसे पड़ा, क्योंकि एक ऐसा सवाल है, क्योंकि सब ने वो तस्वीर देखी। देश ने 22 अप्रैल 2025 को जो एक आतंकी हमला, कायराना आतंकी हमला देखा था, तो उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद सुकून असली मायने में जाकर मिला तब जब ये ऑपरेशन महादेव हुआ। प्रधानमंत्री ने बोला, गृह मंत्री ने बोला, रक्षा मंत्री ने बोला, चीफ ने बोला, सब ने बोला। बिल्कुल। So, अगर if I have understood your question correctly, what you are basically wanting to know कि ये ऑपरेशन महादेव का नाम ऑपरेशन महादेव पड़ा क्यों? So, हमारा क्या है कि जब हम लोग कहाँ ऑपरेशन करते हैं, उसमें जो हमारा ऑपरेशन का टैग होता है, इट इज़ ऑफ दैट प्लेस वेयर दैट ऑपरेशन इज़ टेकन प्लेस। ठीक है,
So if an operation tomorrow takes place in Dachigam, so it will be op Dachigam. If it takes place in Taral, it will be op Taral. If it takes place in Bandipora, it will be op Bandipora. So it is like that. So it just so happened that ये जो ridgeline आप सामने देख रहे हैं पूरे snow-clad mountain, this is the Mahadev Ridge. So this is where this operation took place. So that's about it. This is and because this ridge extends to the holy cave, so that's the entire reason why ये महादेव ridge के अंदर क्योंकि ऑपरेशन हुई उन जंगलों में, तो इसलिए उसका ऑपरेशन महादेव हुआ, नाम उसका ऑपरेशन महादेव एज वी डू एल्सवेयर. सो दैट्स अबाउट इट. सर, उनके आकाओं को भी ठिकाने लगाया, इनको भी ठिकाने लगाया, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल और हिंटरलैंड की अभी सिचुएशन क्या है? इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट का हमने कई बार सुना और फिर हिंटरलैंड पे कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश हुए और जो इस समय जिनकी प्रेजेंस है उसको भी न्यूट्रलाइज करने के लिए कार्रवाई की जा रही है. तो आप इस पर क्या बताना चाहेंगे, कहना चाहेंगे, खासतौर पे तब जब 1 साल होने जा रहा है इस पूरे ऑपरेशन? देखिए, हमारा ना जो मैंने आपको बताया था कि फोकस चौतरफा है, लेकिन हमारा जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो 2 फोल्ड है. पहला, ज़ीरो इन्फिल्ट्रेशन, कि हम अपने दुर्ग के द्वार ऐसे सख्त बनाएंगे कि कोई अंदर आ ना पाए. दूसरा है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ टेररिज्म. जो अंदर हैं उनको यहाँ पर ही समाप्त किया जाएगा. आपने देखा है पिछले दिनों कई सारे ऑपरेशंस हुए हैं, पिछले 1 साल में तो बहुत सारे ऑपरेशन हुए हैं. सो जो हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल में है उनका केवल फोकस है कि एक भी आतंकवादी जो है इधर नहीं आएगा. अभी कुछ समय पहले ही एक एनकाउंटर हुआ था लाइन ऑफ कंट्रोल पे, जहाँ एक हमने टेररिस्ट को मारा, काफ़ी हेविली आर्म टेररिस्ट था, और ये फोकस वहाँ रहेगा. तो वो फोकस रहेगा कि हमारा जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है ज़ीरो टेररिज्म की, जो हमारी ये जो पूरी नेशनल पॉलिसी है, तो उसके तहत एक वो चलेगा. दूसरा जो अंदर है, अंदर तो इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. उसमें 2 चीज़ें रहेंगी हमारी और चल रही हैं, और ये कोई नया नहीं है, ये हमेशा से हम करते आ रहे हैं. पहला कि जो काइनेटिक डोमेन है उसमें जितने भी टेररिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं उनको न्यूट्रलाइज करना. दूसरा, उन्हीं के साथ में उनका एक इकोसिस्टम यहाँ बना हुआ है उसको न्यूट्रलाइज करना. बिकॉज वो है ना कि आप अगर पानी को साफ़ करना शुरू कर दोगे तो वो गंदी मछली अपने आप ही आउट हो जाएगी. सो that the terror ecosystem has been addressed. And of course the third one, as you noticed last year, we are virtually at the zero recruitment. So that itself speaks volumes about the various other collective initiatives that have been taken. So ये 2-3 तरह से हमारा 2 तरफ से फोकस रहेगा. Like I said, इन्फिल्ट्रेशन होने नहीं देंगे और जो यहाँ आ गए उनको हम न्यूट्रलाइज करेंगे. सर, जब ये पूरा सिक्योरिटी सिनेरियो हम देखते हैं सर, उस सिनेरियो में देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तगड़े तरीके से हो रहा है. महादेव में भी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया, जो क्लासिफाइड इन नेचर नहीं है, जो आप बताना चाहें ताकि देश के लोगों को जो आपको सुन रहे हैं उनको कॉन्फिडेंस फील हो सके इस बात का कि कश्मीर के हालात बिल्कुल स्थिर हैं इस समय, या फिर जो तकनीक है उसको कैसे भारतीय सेना इंडक्ट कर रही है ऑन ग्राउंड ट्रूप से लेकर टैक्टिकल लेवल तक, ऊपर तक. देखिए, जहाँ तक हमारी टेक्नोलॉजी का सवाल है, इट इज़ टोटली अलाइंड विद माय टैक्टिकल रिक्वायरमेंट. सो अगर मेरे को एक किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो वो चीज़ मेरे पास होगी. एंड द ब्यूटी ऑफ ऑल ऑफ दिस इज़ कि हमारे जो लड़के हैं, दे आर सो इनोवेटिव that while we are in the process of procuring things and inducting them, they have already gone couple of steps ahead and prepared it already for us. So यहाँ पर हमारा मेन था, because war fighting and particular in whether it is you're fighting on the line of control or you're combating terrorism in the hinterland, हमारा 2-3 चीज़ों पे फोकस रहा है. पहला तो is a very good night fighting capability, and जिसके अंदर very significant I mean, I can't even put figures to it. It is so significant. In the infusion has taken place. दूसरा है कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो बहुत बढ़िया है. पहला होता था कि एक पार्टी चली गई, क्योंकि इतने ऐसे इस तरह के पहाड़ी इलाके के अंदर और जंगल के इलाके के अंदर आप चले तो जाएंगे, बट आप कम्युनिकेट कैसे करेंगे. सो वी हैव वेरी गुड कम्युनिकेशन सेट्स, इक्विपमेंट, सिस्टम्स. और अंदर के अंदर ऑफ कोर्स दी सर्वेलेंस सिस्टम्स जो हैं हमारे,
उसके अंदर भी बहुत ही ज़्यादा फोकस हुआ है। आपने अभी नाउ इट इज़ ऑल बीन स्ट्रक्चर्ड। तो जैसा आपने सुना अभी अश्नी प्लेटून हमारी खड़ी हो गई हैं एंड स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट है। एंड अगेन इसमें एक बड़ा अच्छा सा एक वो है कि ये कोई चीज़ स्टैटिक नहीं है। आज आपके पास ये है, कल आपको वो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम ऑलरेडी विजुलाइज कर रहे हैं कि हमने अगर कहीं पर भी चाहे आतंकवाद का सामना करना हो, चाहे एक किसी दुश्मन का सामना करना हो, हमें जो है अपने आज की लड़ाई से आगे कल की लड़ाई, परसों की लड़ाई और आगे की लड़ाई के ऊपर फोकस करना है। तो उसमें हमारे जो सारी की सारी कार्रवाई है उसी के हिसाब से चल रही है। तो उसमें हमारा चाहे अपने यूएस सिस्टम्स हों या और भी चीज़ें हैं, चाहे जिससे कि हम प्रिसीजन स्ट्राइक्स कर सकते हैं, वो सब चीज़ें उनका अच्छे से इंडक्शन हो रहा है। और मोर इम्पॉर्टेंटली इनका जो है हमारे जवानों को इसको इस्तेमाल करना आता है। क्योंकि क्या होता है कि आपके पास कोई बहुत अच्छी चीज़ हो बट आपको उसको अगर इस्तेमाल करना ना आता हो, सो द बॉयज़ आर एज प्रोफिशिएंट टुडे in using any of these new technology as they are proficient in using their own weapon. So it is part of their complete जो उनका जो इक्विपमेंट प्रोफाइल है। तो जैसे अगर मैं जा रहा हूँ तो मेरे पास अपनी राइफ़ल है, मेरे पास अपनी पिस्टल है, मेरे पास अपनी ग्रेनेड है, मेरे पास अपना रॉकेट लॉन्चर है। अब ये 4 तरह की चीज़ें हैं। मैं इन चारों चीज़ों को बहुत बखूबी से जानता हूँ। अब उसमें मैंने 2 और ऐड कर दी हैं। अब वो उनको भी इट इज़ जस्ट पार्ट ऑफ द सिस्टम। सो एंड नॉट ओनली दैट बिकॉज एक हम लोग जब आए थे तो हम लोग को टेक्नोलॉजी के बारे में समझना पड़ता था। जो अब न्यू जनरेशन है वो टेक्नोलॉजी से इतनी कंफर्टेबल है एंड दे आर सो अलाइव टू व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड दैट their ability to absorb the technology is so much more faster, unlike some of us in our generation. So these new people are already thinking about it that ये काम करना है तो इसके लिए मेरे को ये चाहिए होगा, और इसके बीच में अगर कोई कंटिजेंसी आती है या कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो उस सिचुएशन के लिए मेरे को और क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी वो साथ चलती है। सो यू आर गोइंग एज नॉट अ सोल्जर, यू आर गोइंग एज अ सिस्टम इटसेल्फ। सो अब सोल्जर जो है वो अपने आप में एक सिस्टम है अपने आप में। सर इसके साथ साथ क्योंकि कश्मीर की बात करते हैं तो यहाँ के लोगों की बात करना बहुत ज़रूरी है। एक जो मिलिट्री सिविल फ्यूजन लगातार किया जा रहा था उसको आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। चाहे अभी ऑप सिंदूर गया या फिर पहलगांव के बाद ह्यूमन एंड गैदर करना हो या बाकी सारी चीज़ें हो या यहाँ के लोगों के लिए और सुविधाएं प्रदान करनी हो, उसमें भी आपका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ज़रूर कश्मीर की आवाम को सलूट करूँगा। मैंने यहाँ पे काफ़ी टेन्योर निकाले हैं, काफ़ी ऑपरेशंस करी हैं और काफ़ी यंग सर्विस से यहाँ तक आए हैं। लेकिन जो मैंने जब बाइसरन हुआ था, हम सब तो एक तरफ फोकस कर रहे थे। मैंने पहली बार देखा कि जो एक स्पॉन्टेनिटी होती है ना वैली के अंदर, कि this will not stand, that this such kind of a violence and this kind of a dastardly act will not be acceptable, and this was the emotion of the population. So वो अपने आप में रिफ्लेक्ट करता है कि किस प्रकार से जो है ओवर द इयर्स यहाँ का सेंटिमेंट एंड जो है ग्राउंड पे चेंज हुआ है। एंड आपने एक बार पहले भी मुझसे काफ़ी पहले सवाल किया था कि कश्मीर में क्या बदला है। कश्मीर में मैं आपको अगेन उदाहरण देने में समझने में ज़्यादा आसानी होती है। तो एक बुज़ुर्ग मिले थे, तो आप हमारे आरआर यूनिट्स में तो घूमते रहते हैं लड़के, हर समय कहीं ना कहीं ऑपरेशन चल रही होती है। तो मैं एक बार जा रहा था तो एक बुज़ुर्ग के 2-4 बुज़ुर्ग बैठे हुए थे नानवाई की दुकान पे, तो उनके साथ बैठ गए थे थोड़ी देर चाय पीने के लिए। सो मैंने उनसे यही सवाल पूछा कि क्या बदला। तो उन्होंने बोला कि साहब इतना कुछ बदल गया, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जब हमारा बच्चा आज घर से बाहर जाता है तो हमें पता है स्कूल जा रहा है और कल स्कूल से वापस आएगा, और वो किसी और खुराफात के अंदर नहीं इंडल्ज करेगा या उसको कोई और बरगलाने वाले नहीं घूम रहे हैं। दूसरा, इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो तो मैंने भी देखा है कि कितनी ज़्यादा मतलब आज की तारीख में अगर आप कश्मीर के अंदर किसी भी
कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाइए या डेवलप किसी भी वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेंटर्स में जाइए, उनमें आपको वैकेंट सीट नहीं मिलेगी क्योंकि पीपल ऑलरेडी एस्पायरिंग फॉर इट. एंड एज यू सी ऑन ग्राउंड, and this is reflected in so many things. Look at the the infrastructure development, look at the economic development, look at the happiness quotient that has gone up, and of course this is all manifesting not in Kashmiri people, our brothers and sisters here in Kashmir, also manifesting in the ones who are coming from outside. I mean, last year despite जितना हमारे ऊपर वो था इतना बाइसरन के अटैक के बाद, आपको याद होगा कि हमारी यात्रा के लिए रिकॉर्ड पार्टिसिपेशन था. सो दैट वाज रिफ्लेक्शन ऑफ पीपल हियर प्लस कलेक्टिवली ऑल ऑफ अस. सो आई थिंक देयर सो मेनी थिंग्स दैट हैव इम्प्रूव्ड हियर ओवर द इयर्स. एंड आप ड्राइव करते हैं, आपने यहाँ पर पहले भी ड्राइव किया है, आपको जो है वो मेरे ख्याल में वो you feel it, it's palpable that when you drive around, you meet people, you see. Incidentally, kal मैं वापस आ रहा था, and after it was a very long drive coming from Kopara to this, from Lolab to this place, and Lolab जो कि इतना भयंकर हॉटबेड होता था, मैंने अपनी बटालियन कमांड करी है वहाँ पर, मैं वहाँ ट्वाइस ही रहा हूँ. बच्चे रोड पे वो वेव कर रहे थे आपको, और मेरे स्टाफ ऑफिसर जो साथ में बैठे थे बोलते सर, वो मेरा टीम कमांडर होता था उस समय, मेरा स्टाफ ऑफिसर, उसने बोला सर यहाँ तो बच्चे वेव कर रहे हैं हमारे को. तो बोला ये बदलाव है. सर जब ये आप देखते हैं, बिकॉज डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ये सब हो रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे उन सभी लोगों को जो कि आपको सुन रहे हैं? बैसरन का हमला, कायराना आतंकी हमला, और उसके अब 1 साल हो गया है, इस बीच आपने बड़ी कार्रवाइयाँ की. देखिए मैं अब इसमें हाउ डू आई आर्टिकुलेट दिस, दैट व्हाट इज़ जो हम कर रहे हैं यहाँ पर, वो हमारे देशवासियों को वैसे ही पता है. इट्स अ वेरी ट्रांसपेरेंट environment. In fact, the exact word would be पारदर्शिता जो है हमारी यहाँ पर हर तरह की कार्रवाई में, चाहे वो हमारी काइनेटिक के अंदर काम कर रहे हो, जो आतंकवादी को जो हमारा जो है ना ऊपर मकसद कि आतंकवाद को समाप्त करना वो हो, चाहे हमारा सोसाइटी की तरफ हो, जो ये फ़ौज का योगदान, हमारा कमांड का योगदान, हमारे कोर का योगदान, वो केवल एक इस दिशा में है कि हम जिस के लिए यहाँ पर हैं, चाहे वो उधर दुश्मन की तरफ फोकस कर रहे हो, चाहे हम हिंटरलैंड की तरफ फोकस कर रहे हो, दैट इज़ इन दी ओवरऑल realms of our overall strategy that has been enunciated, and that is over there to keep enemy at bay and do what we expected to do, and over here neutralize the terrorist. So जहाँ तक हमारे देशवासियों के लिए है, मैं यही बोल सकता हूँ कि कश्मीर आइए. And I'm not propagating tourism in the sense of it, but as a military person, you come and see it for yourself. What is Kashmir all about? I mean, I encourage people, because मुझसे भी कई बार पूछते क्या हम आ जाएं, क्या हम घूम लें, हम क्या वहाँ जा सकते हैं. तो मैंने आप खुद आइए, खुद आकर के देखिए. And they have all gone back so rejuvenated. And because yes, there people do carry sometimes apprehensions, but I think given the way all of us collectively have been able to get our handle on things, I think we have been able to we can assure with a reasonable amount of assurance to our all the citizens that things are under control, they are good. And this is not I'm saying from the perspective of anybody coming from outside, but more importantly from the people who are sitting here, our people from Kashmir. सर मेरा एक आखिरी सवाल, क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है समझना भी और सबको बताना भी. चुनौती बहुत ज़्यादा थी बैसरन के बाद, आपने उसे कैसे ओवरकम किया? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बीइंग अ कमांडर, स्ट्रैटेजी तैयार करना
ऑपरेशंस करना और उन आतंकियों को उनके ठिकाने तक पहुंचाना, उनके आकाओं को पहुंचाना जिन्होंने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया। ये किस तरीके की चुनौती थी जिसे आपने पूरी तरह से कंप्लीट किया, और इसका जो रेफरेंस है वो खुद प्रधानमंत्री ने दिया, गृह मंत्री ने दिया, रक्षा मंत्री ने दिया? इसका अगर मैं सिर्फ एक शब्द में इसका जवाब दूं, वो है विश्वास। हम सबको एक दूसरे के ऊपर विश्वास था। हमारी हायरार्की को हमारे ऊपर विश्वास था, मेरे ऊपर विश्वास था, मेरे को अपने हर एक ऑफिसर, जेसीओ, जवान, उन पे विश्वास था, मेरे को हमारे जितने भी साथी हैं। हम आज की तारीख में मल्टी एजेंसी इन्वायरमेंट में ऑपरेट कर रहे हैं, तो हमारे जितने भी साथी हैं, मेरे को उन सब पे विश्वास था। और उन सब का विश्वास जब आपके साथ ऊपर आता है ना, so initially it is your faith is developed not by what you feel. Your faith is in fact enforced by what you see from and what you absorb from the people who are around you. So जो मैंने अपने लोगों के साथ जो विश्वास गैदर किया, वो मेरे को वो अटूट रहा। एंड कई बार ऐसा लगता था कि 90, 93, 94, 95 दिन लंबा समय होता है। एंड कई बार मेरे को ऐसा लगा कि कहीं कुछ कहाँ कमी हो रही है, कहाँ पर क्लिक नहीं हो रहा है, कहाँ पर हम थोड़ा सा और कुछ एक सेक्टर में जा कर के कुछ और या कुछ और किसी चीज़ को कुछ और अलग तरीके से करें। ये सब चीज़ें विचार में चलती थीं, पर कभी ये विश्वास नहीं टूटा कि हम इनको इनके अंजाम तक नहीं पहुंचा पाएंगे। वो विश्वास पूरा था, और वो विश्वास ऑफ कोर्स मेरा तो था ही, बट हम सबका था। और मेरे को इस बात की बहुत खुशी है कि इस विश्वास पे खरे उतर पाए। और मैं एक बात का मेरे को उसके बाद कितने सारे लोगों का थैंक यू फ़ोन आया। नॉट दैट आई डिज़र्व्ड इट, दैट जो थैंक यू था और धन्यवाद था, वो तो इस कार्रवाई के लिए चाहिए ही नहीं था, क्योंकि ये तो मेरे को करना ही करना था। बट बस खुशी इस बात की हुई कि जो सबका विश्वास हमारे ऊपर था, उस पर हम खरे उतर पाए। और मेरे को जो मेरे जवानों का मेरा जो विश्वास मेरे जवानों पर था, उस पर वो जवान खरे उतर पाए। और वो जो मेरी तरफ देख रहे थे कि हम खड़े हैं सब साथ, उस पर हम सब खरे उतर पाए अगेन। So I mean, it's something like that. I mean, it's very difficult to actually put it in. Those emotions sometimes are very difficult to put in words. So, but that's it was, and that, like I told you in the beginning of the interview, जब उस जवान ने बोला था मेरे से, and he said not alone, अकेले में आके नहीं बोला था, बहुत सारे कि साहब घर जाने के लिए अब चेहरा दिखा पाएंगे कि ये तो हमने जिन्होंने ये किया था, हमने उनको अंजाम तक पहुंचा दिया. So I think so it's all of us collectively who had that faith. The hierarchy had faith in us, we had faith in ourselves, and we had faith in our our friends on left and right, and our subordinates and everybody. सर, चूँकि ऑपरेशंस करना एक चुनौतीपूर्ण हालात में एक अलग तरीके से मल्टीपल एजेंसीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, इंडियन आर्मी ने कोऑर्डिनेट करते हुए जो ऑपरेशंस किए उसमें अहम भूमिका आपने निभाई, लेकिन उसके बाद कैसे सपोर्ट सिस्टम के तौर पर बाकी एजेंसीज आई, जिसकी वजह से ऑन ग्राउंड ऑपरेशंस अभी भी जारी हैं और लगातार आप कर रहे हैं, या फिर ऑपरेशन महादेव? क्योंकि सभी लोगों ने उस समय सुना जब पार्लियामेंट में गृह मंत्री ने इस बात को कहा कि हमने ऑपरेशन महादेव किया है और उन तीनों आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। देखिए, हमारा जो ये पूरी ऑपरेशन थी, ये इंडियन आर्मी की ऑपरेशन नहीं थी, ये हमारी कलेक्टिव ऑपरेशन थी। जो मैं 93 डेज़ की बात कर रहा हूँ, 93 डेज़ मैं हम सब के लिए बात कर रहा हूँ। आरआर, सीआरपीएफ, जेकेपी, एजेंसीज़ और ऑफ कोर्स जो मेरे बाकी स्पेशल फोर्सेस वाले दस्ते हैं, ये एक एक जवान, एक जो भी मैंने आपको एक्चुअली शब्द बताए, क्योंकि हम तो हर समय मिलते ही रहते थे कि कहाँ जा रहे हो और और व्हाट एल्स कैन वी डू, तो उसका सेंस ऑफ लेने के लिए यू हैव टू बी देयर. While all of us were perhaps donning slightly different shades of uniform,
बट एक चीज़ बड़ी क्लियर थी कि सबका जो समन्वय जो था ना वॉज वन, देयर वाज नो शेड्स देयर, द समन्वय हैड ओनली वन कलर एंड दैट वाज एंड इट इज, ये समन्वय जो था ये डायरेक्शनल लेवल से लेकर के फंक्शनल लेवल से लेकर के एग्जीक्यूशनल लेवल तक, इन तीनों लेवल के ऊपर, एंड एज यू सॉ इट, ये it was no so it was a very very collective thing. I mean, to an extent that even I don't even know which agencies perhaps have left out, because just about everybody had only one mission. Mission was one. हम सब एक तरीके से चल रहे थे and total तालमेल at all levels. अगर मैं साधारण शब्दों में कहूँ तो पूरी खुली छूट थी, मल्टीपल एजेंसीज मिलकर। बिल्कुल ये आपने बिल्कुल खुली छूट थी, क्योंकि देखिए एक आपको डायरेक्शन मिलता है, डायरेक्शन था कि इनको ढूंढना है और इनको इनके अंजाम तक पहुंचाना है, मेरे को इतना डायरेक्शन चाहिए। उसके बाद उस डायरेक्शन को ट्रांसलेट कैसे करना, हम सब ने मिलके हर एक स्टेप पे प्लान कैसे बनाना, हर रोज़ की कार्रवाई, हर रात की कार्रवाई किस प्रकार से करना, आपके पास जो लीड्स आ रहे हैं उनको कैसे फॉलो करना, उस लीड को फॉलो करने कौन जा रहा है, कौन दूसरी तरफ से जा रहा है, एंटिसिपेट करना कि अगर यहाँ से गए तो वहाँ जाएंगे। सो देयर वाज सो मेनी थिंग्स दैट वाज हैपनिंग साइमल्टेनियसली that it is very difficult to put across in a interview, but when you but it was like this is, हम सब ने मेहनत करी थी, हम सब की इनफैक्ट इसका बहुत बड़ा आई मस्ट से कि एक JKP ने एक बहुत बड़ा खाना किया था यहाँ पर, which was all of us together. So you can say this was a reflection that was not only an operation, it was a cohesion, absolute cohesive and a coherent articulation to a challenge that we had, and that challenge was only one, or mission that we had, that was neutralization of terrorists. वो सबका हमारा एक ही मकसद था, एक ही मिशन था। सर, ऑपरेशन महादेव जब ये लॉन्च हुआ या फिर ऑपरेशन जब ये चल रहा था इन आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने के लिए, वो उद्देश्य बिल्कुल ही क्लियर था। कैसे आपने उसे ऑन ग्राउंड पूरी तरीके से तैयार करके इन आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया? देखिए, उद्देश्य जो है या इरादा जो है वो हर लेवल पे अलग अलग होता है, लेकिन ऑपरेशन महादेव के लिए हमारा सबका केवल एक ही इरादा था, वो था कि टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करना। एंड इस पूरे इरादे को किस प्रकार से मेरे जवानों ने और हम सब ने इकट्ठे मिल करके, जब मैं मेरे बात कर रहा हूँ मैं सभी की बात कर रहा हूँ, जो भी इस पूरे ऑपरेशन के अंदर शामिल थे, उन सब ने मिल करके इसको किस प्रकार से इस उद्देश्य को ट्रांसलेट किया एक्शन में, और किस प्रकार से हमने 3 महीने से ऊपर इनको जो है एकदम हंट करके निकाला, वो इटसेल्फ वाज रिफ्लेक्शन ऑफ आवर इनिशियल ऑब्जेक्टिव। इसी फॉर मी एंड वाई फॉर मी अलोन, 15 कोर के लिए ये ऑपरेशन नहीं थी, ये बहुत पर्सनल चीज़ थी कि मैं ये आई मीन इट हैड हर्ट माई पर्सनल प्राइड कि मेरे कमांड में, सो आई हैड टू गेट देम, देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट। फॉर 15 कोर इट वाज अ लार्जर प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस that we have to hunt them down irrespective of the cost, irrespective of the time, irrespective of whatever it takes. So I mean I've been, I mean, all of us have been through numerous operations in past, numerous challenges in past, but this one was beyond profession. This was personal to each one of us. So that makes it all the more important, relevant, and absolutely at least etched in my memory that we had to get them. So चुनौती सामने भी थी, अंदर भी थी, सबको पार कर कर आप इस मुकाम तक पहुँचे, हमसे बात की, हमें टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।